हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सेक्शन 2 यानी आपके नाविक जीडी के सेक्शन 2 में जो मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं उनके कुछ चुनिंदे 8 चैप्टर्स के कंप्लीट फार्मूला डिस्कशंस को। जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, हमने सोचा था कि आपको सारे चैप्टर्स के एक ही वीडियोज़ में कंप्लीट फार्मूला दे दिया जाए, लेकिन वो वीडियोस बहुत ही लंबा हो जाता है। कहने का मतलब है कि वो वीडियो आपका 6-7 घंटा के आसपास हो जाता है। तो हमने कोशिश किया है कि आपको पार्ट बाय पार्ट करके दिया जाए। यानी इस वीडियो में 8 चैप्टर्स है, नेक्स्ट वीडियो में आपका इसी तरह 8 से 10 चैप्टर, इस तरह करके आपको सारे वीडियोस 4 से 5 पार्ट या फिर 3 से 4 पार्ट में आपको कवर करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर्स को। यहाँ पे आपको जो भी फार्मूला दिए जाएंगे उन सभी फार्मूला को अच्छे से आपको एलिब्रेट करके बताया जाएगा, अच्छे से फार्मूला को बताया जाएगा ताकि आपको यह फार्मूला यहाँ पे याद हो सके। तो सारे वीडियोस को कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि यहाँ से आपको जो भी फार्मूला दिए जाएंगे उस चैप्टर्स के रिगार्डिंग, जितने भी चैप्टर्स के रिगार्डिंग यहाँ पे हम आपको फार्मूलाज देंगे, पर्टिकुलर उस चैप्टर्स के रिगार्डिंग आपको फार्मूला के लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं रहेगी और आपको सारे फार्मूला यहीं से रिवाइज हो पाएंगे और आपको एग्जामिनेशन में ये फार्मूला आपको हेल्प भी करेंगे। जैसे ये फार्मूला से क्वेश्चन पूछेगा, आपको रिवाइज रहेगा तो आपको वहाँ पे बनाने में बिल्कुल आसानी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। और वीडियो में बनने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हालांकि हम सब्सक्राइब करने के लिए किसी वीडियो में जल्दी नहीं बोलते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही मेहनत का ये वीडियोज़ है, यानी ये बहुत ही मेहनत से हमने आपको बनाया, आपके लिए डिज़ाइन किया है। और इसके PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर ही PDF की लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो चलिए हम आपको सबसे पहले जो फार्मूला स्टार्ट करने वाले हैं वो कम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करेंगे। हमने सोचा था कि आपको सेट रिलेशन से स्टार्ट करें, नहीं, लेकिन हमने आपको यहाँ से अब कम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा कम्प्लेक्स नंबर आपके पता है कि 11th क्लास में हमें कम्प्लेक्स नंबर पढ़ना था। तो यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर के क्या क्या फार्मूला है, जो भी फार्मूला कम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग है, मॉडल्स के फार्मूला, आर्गुमेंट के फार्मूला, जो भी जैसे हैं सभी को यहाँ पे बताने वाले हैं। तो जल्दी से हम कवर करेंगे आपको बेसिक चीज़ों को, और देन फिर फार्मूला को भी हम जल्दी से डिस्कशन करके खत्म करेंगे। यहाँ पे टोटल 8 चैप्टर्स के डिस्कशन होने वाले हैं, तो आप वीडियो पर बने रहिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सारे फार्मूला आपको यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे। कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये एक इमेजनरी नंबर होता है। कम्प्लेक्स नंबर में इमेजनरी नंबर आयोटा होता है, ठीक है। तो इस आयोटा को हम क्या लिखते हैं, इस आयोटा को हम √(-1) से भी डिनोट करते हैं, यानी i = √(-1), ये सभी को पता होगा। पहला आपको बेसिक चीज़। दूसरा है कि कम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, a + ib होता है। जिस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है x² + bx + c, उसी प्रकार से कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है a + ib, जहाँ की a जो होता है वो क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और ib क्या होता है, आपका इमेजनरी पार्ट होता है, ठीक है। कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हमें बताता है कि यदि हमारा कोई कम्प्लेक्स नंबर z = x + iy दिया हो, तो हम इसके कंजुगेट को, यानी इसके z को अगर कंजुगेट निकालना पड़े तो हम z पे बार लिखते हैं, और इस z बार को हम कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो हमारा प्लस रहता है उस प्लस के जब हम क्या लिखते हैं, माइनस लिख देते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाता है, कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट हो जाता है। यानी यहाँ पे अगर हमारा कम्प्लेक्स नंबर कोई z = x iy है, तो उस कम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट होगा वो क्या होगा, x - iy होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज हमें, नेक्स्ट में क्या लिखा गया है कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ कंजुगेट। कंजुगेट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट। पहला है आपका जेड का जेड बार, यानी जेड पे अगर बार दिया गया हो उसका अगर हम बार लगाएंगे, यानी कम्प्लेक्स नंबर कोई जेड है उसका अगर कंजुगेट निकालें और उसका फिर से कंजुगेट कर दे तो हमारा ये क्या होगा, सिंपल जेड दे देगा। निकालने का मतलब है कि ये एक कंजुगेट दूसरे कंजुगेट से हट जाएगा और आपका सिंपली जेड हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कि जेड अगर = x + iy दिया गया हो, ठीक है, और जेड बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x - iy हो जाएगा। अगर इस जेड बार पे अगर फिर से जेड दीजिएगा, इस पर फिर से हम क्या करेंगे, कंजुगेट लगा देंगे, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सिंपल है, ये किसके बराबर हो गया, तो ये आपका जेड के बराबर हो गया। तो यहाँ से जेड बार का वैल्यू किसके बराबर होगा, जेड के बराबर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम बात करेंगे नंबर 2 का, यानी z + z बार जो होता है वो क्या होता है, आपका 2 टाइम्स ऑफ x होता है, यानी ओनली रियल पार्ट, ठीक है, यानी रियल पार्ट ओनली। यानी कैसे, z का वैल्यू होता है x + iy और z बार का वैल्यू होता है x - iy। iy से iy कट गया, ये क्या है, वैल्यू हो गया 2x के बराबर, और ये क्या है, सिंपल आपका रियल पार्ट है। हमने तुरंत बताया था कि यहाँ पे a जो है क्या है, आपका रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होता है, ये आपका 2x हो गया। उसी प्रकार से z में से z बार को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका इस बार क्या होगा, आपका x कट जाएगा और क्या हो जाएगा, आपका माइनस टाइम्स ऑफ 2i बच जाएगा, या फिर सिंपली आपका 2i बच जाएगा। तो ये क्या होगा, आपका सिंपली इमेजनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नंबर 4 में z × z बार। z × z बार को आप x² + y² लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे, सिंपल सा ये भी है, z को हम x + iy लिखते हैं और z बार को क्या लिखते हैं हम, x - iy। इस दोनों का क्या करना है, आपको प्रोडक्ट करना है। ये आपका क्या है, z है, और ये क्या आपका z बार है, ठीक है। इसको हम z लिखते हैं, ये क्या हमारा z बार होता है, सिंपल सा बात है। और इसमें क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो क्या आपको ये दिख रहा है, बताइए तो एक बार, ठीक है। तो ये आपको क्या दिख रहा है, तो ये में a + b और a - b दिख रहा है। तो a + b और a - b का क्या होगा, a² - b² यानी x² माइनस में iy का
होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया माइनस आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिला के क्या होता है प्लस टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है वो -1 के बराबर होता है, और यहाँ से पहले से -1 है, यहाँ से क्या है पहले से माइनस है, और ये माइनस मिला के प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट फिर क्या है आपका फॉर्मूला, नेक्स्ट में लिखा गया है, और ये क्या होता है प्योरली रियल हो जाता है। क्यों रियल हो जाता है, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है आपका। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, इसी तरह क्या होगा आपके जल्दी से जल्दी हम सारे कंसेप्ट को, सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करवा देंगे ताकि क्या आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, अगर जेड का वैल्यू एक्स प्लस आई वाई है और ये क्या है आपके 0 के बराबर है, तो इसका मतलब हुआ कि एक्स भी 0 के बराबर होगा और आपका वाई भी 0 के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर में कि यदि इफ एक्स प्लस आई वाई जो है वो बराबर है आपके x1 प्लस आई वाई वन बराबर है आपके x2 प्लस आई वाई टू, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं ऐसा तभी बराबर होगा, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर होंगे जब उनके रियल पार्ट रियल के बराबर होंगे और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होंगे, यानी x1 बराबर होगा x2 के और y1 बराबर होगा y2 के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, नेक्स्ट क्या आपका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया कि z1 प्लस z2, यानी किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़े तो उसका रियल पार्ट x1 x2 जुड़ जाएगा और आपका इमेजिनरी पार्ट अलग से जुड़ जाएगा i टाइम्स के साथ। ठीक है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाए तो उसका रियल पार्ट x1 माइनस x2 हो जाएगा, घट जाएगा, और उसी प्रकार i टाइम्स ऑफ उसके इमेजिनरी पार्ट भी घट जाएंगे। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं। ठीक है, किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम जोड़े z1 इंटू z2 करें तो आपका सिंपल वो क्या होगा, सिंपल मल्टीप्लाई होगा। जैसे हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, उसी प्रकार जैसे z1 का वैल्यू अगर मान लिया हमने x1 प्लस आई वाई वन है और z2 का वैल्यू क्या है x2 प्लस आई वाई टू, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो x1 का x2 से करेंगे ये हो जाएगा x1 x2, उसी प्रकार से x1 का y2 से करेंगे ये क्या हो जाएगा आपका i टाइम्स ऑफ x1 इंटू y2, फिर प्लस में आपका ये क्या हो जाएगा i टाइम्स ऑफ y1 इंटू x2, फिर आपका क्या हो जाएगा आपका आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस टाइम्स ऑफ y1 इंटू y2, तो इसका वैल्यू क्या होगा आपका x1 x2 माइनस y1 y2 देख सकते हैं यहाँ पे आपका। ठीक है, ये देख रहे हैं, उसी प्रकार प्लस में आई यहाँ से और यहाँ से दोनों में से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से क्या हो जाएगा आपका आई यहाँ से और यहाँ से दोनों में से आई कॉमन होगा और क्या हो जाएगा आपका x1 y2 माइनस y1 x2। ठीक है, सॉरी प्लस में माइनस नहीं होगा क्योंकि दोनों प्लस में है, तो x1 y2 प्लस y1 x2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखिएगा क्या लिखा है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करें तो सिंपली क्या कर सकते हैं, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि x1 प्लस आई वाई वन है और दूसरा क्या है x2 प्लस आई वाई टू है, तो दोनों को क्या करें हमने डिवाइड किया और देन फिर आप क्या कर सकते हैं नीचे वाले को रेशनलाइज करके ऐसा लिख सकते हैं। रेशनलाइज कैसे कीजिएगा, x2 माइनस आई वाई टू से आप ऊपर गुना कीजिएगा, x2 माइनस आई वाई टू से ऊपर गुना कीजिएगा, नीचे x2 माइनस आई वाई टू से नीचे गुना कीजिएगा। इसको क्या लिख सकते हैं आप z1 इंटू z2 की तरह, यानी x1 स्क्वायर प्लस y1 y2 x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर जो कि नीचे हो गया, और देन फिर आपका ऊपर ये और ये दो बच गया, तो दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको इस z1 z2 की तरह। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट है आपका पाँचवें नंबर में कि z1 प्लस z2 का अगर बार रहे, यानी z1 प्लस z2 का बार रहे तो आप z1 को अलग से और z2 को अलग से दोनों पे अलग अलग बार लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका फिर 6 नंबर में कि z1 माइनस z2 का बार रहे तो उसी प्रकार आप यहाँ पे z1 माइनस z2 का बार अलग अलग आप लिख सकते हैं। ये सभी प्रॉपर्टीज़ का यूज होते हैं आपके क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से देखिए, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट का है हमारा, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में हो और उनका बार लगा रहा है तो आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग अलग प्रोडक्ट में आप बार लगा सकते हैं। जैसे z1 z2 का बार रहे तो आप अलग से इसको z1 का बार इंटू z2 का बार लिख सकते हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में रहे तो आप इसको अलग से z1 बार अपॉन z2 बार डिवाइड में अलग से लिख सकते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन होता है जहाँ की z2 का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्यों नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि अगर नीचे का वैल्यू 0 हो जाएगा तो होल क्वांटिटी का हो जाएगा आपका समथिंग अपॉन 0 हो जाएगा, और समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी की तरफ टेंड होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे इनफाइनाइट या फिर कह सकते हैं सॉरी इनडिफाइंड मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सॉरी नेक्स्ट बात करते हैं हमारा अब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। यहाँ पे फॉर्मूलाज को देखना है और उसके कंसेप्ट को सीखना है। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपका a प्लस आई बी है, a प्लस आई बी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका अगर मॉडुलस निकालने के लिए कहा जाए तो सिंपली ए स्क्वायर प्लस आई बी सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, यानी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड ऑफ जेड को, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जेड होता है अगर इसका मॉड लगाते हैं क्या होता है, ये इक्वल होता है किसके, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट के मॉड के, और यह इक्वल होता है माइनस टाइम्स ऑफ जेड के, और यह इक्वल होता है माइनस टाइम्स ऑफ कंजुगेट ऑफ जेड के। ठीक है, यानी प्रॉपर्टी नंबर 1 आप देख सकते हैं कि मॉड ऑफ जेड इक्वल होता है जेड बार के, यानी जेड के कंजुगेट के बार, यानी जेड के कंजुगेट के वह इक्वल होता है माइनस टाइम्स ऑफ जेड के, और वह इक्वल होता है माइनस टाइम्स ऑफ जेड के कंजुगेट के मॉडुलस के। ठीक है, यानी सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सिंपल सा बात है कि अगर यहाँ पे a माइनस आई भी रहे तब भी अगर मॉडुलस इसका मॉडुलस निकाले, इसका अगर मॉडुलस निकाले तो क्या होगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से चलिए ये हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी देखिएगा, अगर z1 इंटू z2 लिखा रहे, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आप इस प्रॉपर्टी को इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के नाम से समझ सकते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत जगह यूज, आपको इसका यूज़ दिखेगा है। और कहते हैं इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते भी है। तो Z1 Z2 सॉरी Z और Z बार का वैल्यू होता है, आप इसको Z का स्क्वायर ही लिख सकते हैं, ठीक है। Z बार का Z इंटू Z बार को आप मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी है कि Z1 इंटू Z2 अगर दो आपके कम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का मॉड लगा रहा है, तो आप किसको इसको अलग अलग Z1 का मॉड इंटू में Z2 का मॉड लिख सकते हैं। उसी प्रकार डिवाइड में रहे तो आप अलग अलग उनका डिवाइड में लिख सकते हैं। अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायरिंग है, ठीक है, Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर है और उसका मॉड दिया गया है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का बार, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का बार, ठीक है। उस प्रकार 6 नंबर क्या है, Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हैं Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का बार, ठीक है। ये क्या है, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, सिंपल Z1 और Z2 को तोड़ देना है, ठीक है। Z1 और Z2 को तोड़ना है, उसका स्क्वायरिंग करना है और आपको दिखेगा बिल्कुल ये आ जाएगा। अब देखिए कैसे, यहाँ पे जब दिखेगा तो आपको क्या दिखेगा, 2 टाइम्स ऑफ दिखेगा, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगा, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ के लिए दिखेगा 2 टाइम्स ऑफ Z1 का बार इंटू Z2 का बार आएगा, बताइए तो Z1 इंटू Z2 आएगा, ठीक है। और Z1 इंटू Z2 जो आएगा अगर आपका यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं, इस 2 टाइम्स ऑफ Z1 को क्या लिख सकते हैं, Z1 को लिख सकते हैं आप सिंपल x प्लस आई वाई, जो भी आपका है x1 प्लस आई वाई 1, और Z2 को क्या लिख सकते हैं x2 प्लस आई वाई 2, ठीक है। इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा, आपका क्या आएगा, आपका जो भी वैल्यू आएगा वो आपका क्या आएगा, कुछ वैल्यू कट जाएंगे और जो बच जाएगा वैल्यू वो आपका यहाँ पे आएगा। तो आप कट के दिखिएगा, आपको दिखेगा क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का बार के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है कि Z1 और Z2 का बार आप निकालिएगा, ठीक है। Z1 और Z2 का, जैसे इसका वैल्यू क्या होगा बताइए तो, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा बताइए तो, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ठीक है, ये होगा ना। और आप क्या करते हैं, और आप इसको अगर तोड़ते हैं, यानी रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का बार अगर आप देखते हैं तो आपको दिखेगा दोनों सेम ही मिलेगा, ठीक है। Z1 इंटू Z2 का बार, ठीक है, Z1 इंटू Z2 का बार। तो Z1 क्या होता है आपका, Z1 होता है आपका x1 प्लस आई वाई 1, और Z2 क्या होता है x2 प्लस आई वाई 2। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, उसके बराबर होगा। क्या हमने पीछे शायद इस पर मल्टीप्लाई है शायद, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ Z1 इंटू Z2 है, यहाँ पे Z1 का बार होना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपको दिखेगा इसी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा गया है, ठीक है। इस पर ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि कुछ हाई लेवल का है, ऐसा कुछ नहीं है। इस पर सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये आया ना, आप क्या कीजिए, इसको एक बार निकालिए और इसका सिर्फ रियल पार्ट को दिखिएगा तो आपको इसके बराबर मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार आप Z1 माइनस Z2 का बार कीजिएगा तो ये आपको तो दिखेगा ही, और साथ ही -2 टाइम्स और रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का बार वो बराबर दिखेगा। अगर आपका Z1 प्लस Z2 का मॉड का होल स्क्वायर है प्लस Z1 माइनस Z2 का मॉड का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपको दिखेगा सिंपल कि 2 टाइम्स ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। अब देखिए कैसे, ये तो आपका प्लस माइनस वाला कट जाएगा, वैल्यू क्या बचेगा, सिर्फ ये और ये दोनों को जोड़िएगा तो 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा, ठीक है। Z1 प्लस Z2 का अगर बार लिखा हो, इसका मॉड दिया हो, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं लेस देन, यानी Z1 प्लस Z2 का मॉड जो होता है वो क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू होता है किसके, मॉडल्स ऑफ Z1 प्लस मॉडल्स ऑफ Z2 के, सिंगल। अब देखिए कैसे दिखेगा, और Z1 को माने अगर हम 3, ठीक है, और Z2 को माने क्या माने 4, ठीक है। तो Z1 प्लस Z2 करेंगे और इसका मॉड निकालेंगे, यानी 4 प्लस 3 कितना होता है 7, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करें, अगर अलग से हम Z1 का मॉड निकाले और अलग से क्या करें, हम Z2 का मॉड निकाले, तो अलग से Z1 का मॉड कितना होता है 3 होता है, अलग से Z2 का मॉड कितना होता है आपका 4 होता है, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 7 के बराबर होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे Z1 प्लस Z2 किसके बराबर है, मॉडल्स ऑफ Z1 प्लस मॉडल्स ऑफ Z2 के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू का साइन तो सेटिस्फाई हो गया। उसी प्रकार आपका ये क्या है, लेस देन का साइन है, क्या है, लेस देन का साइन, ठीक है। तो देखिए लेस देन के साइन को हम कैसे सेटिस्फाई करते हैं, लेस देन के साइन को हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे उसको देखिएगा। क्या है, इन दोनों का जो वैल्यू होगा वो लेस देन होगा, क्या होगा, लेस देन होगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पे अब हम क्या करें, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंजिंग करें, ठीक है। यहाँ पे क्या करें, अब हम Z1 के जगह पे क्या ले लें, Z1 के जगह पे अगर हम 4 ले लेते हैं, ठीक है, और Z2 की जगह पे क्या लेते हैं -2 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करें, हम Z1 प्लस Z2 का मॉड निकालें, देखिए क्या होता है, ये आपका होता है 4, Z2 का वैल्यू क्या है -2, तो 4 - 2 कितना होता है आपका 2 के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम सिंगल Z1 का वैल्यू निकाले तो क्या होगा आपका 4 होगा, सिंगल Z2 का वैल्यू निकाले तो क्या होगा आपका सिंपल 2 होगा। अब हम Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड कर दे तो क्या होगा आपका 4 + 2 कितना होता है 6 होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Z1 प्लस Z2 का जो मॉड है वो क्या है, लेस देन है Z1 प्लस Z2 के अलग अलग मॉड के। देख सकते हैं यहाँ 2 और यहाँ 6 है, तो क्या होगा आपका इस कंडीशन से ये वैल्यू सेटिस्फाई होता है। उसी प्रकार से नंबर 9th, नंबर 10th और आपका नंबर 12th, ये तीनों इसी प्रकार से आप करके देखिएगा, आपको
ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। यदि आपको यह प्रॉपर्टीज़ याद रहता है तो वहाँ पे आपके ज्ञानोशन में इससे समय बचेगा। लेकिन हालांकि ये प्रॉपर्टीज़ थोड़ा अच्छे प्रॉपर्टीज़ माने जाते हैं, तो इससे में भी आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाए, लेकिन अगर पूछ दिया जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सिलेबस में तो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस में है ये, सीबीएसई के। तो आपके पूरा आपका जो सेक्शन 2 का सिलेबस है वो क्या है, उसमें कहा जाता है, ऑफिशियल साइट पे ही लिखा गया है कि सीबीएसई के सिलेबस के पैटर्न से ये मैच करेगा। ठीक है, इसका आंसर हमने ये आपको दिया है। तो पहला हमने समझा दिया, उसी प्रकार 9th 10th और 11th इन सभी को इसी पर से आप बनाकर देख सकते हैं। ठीक है, यदि आपके पास अच्छे खासे कंसेप्ट है, जैसे हमने आपको अभी कंसेप्ट दिया है इस पर कि कैसे इसको समझना है, तो ये कंसेप्ट आपको अच्छा से आपको रहेगा दिमाग में सेट, तो आपको इसको रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, किसी कम्प्लेक्स नंबर के ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं। ठीक है, तो देखिए कोई कम्प्लेक्स नंबर आपका x प्लस अगर आई वाई दिया गया हो, ठीक है, तो इसका मॉडुलस तो होता है आपका √x² प्लस वाई स्क्वायर, ये तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, इस कम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है आपका, ये जो x होता है ये आपका क्या होता है, जैसे ये आपका कोई कार्टेशियन प्लेन है, यानी x कोऑर्डिनेट है, ये आपका y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो x प्लस आई वाई का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट y। ठीक है, अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू आपका 2 + 3i दिया हो और इसका आपको कहा जाए, इसका बताइए, इसको आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कहने मतलब इसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखाइए, नंबर लाइन करने सॉरी आपके कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करके दिखाइए। तो कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करने के आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो 2 है आपका, इसका आपको रियल पार्ट वाले को एक्स एक्सिस मानना पड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट वाले को वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, रियल पार्ट वाले को एक्स कोऑर्डिनेट और इमेजिनरी पार्ट वाले को वाई कोऑर्डिनेट, यानी 2 यहाँ पे लिखेंगे और 3 को यहाँ पे लिखेंगे, यानी 2,3। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा आपका 2,3। ठीक है, यहाँ से आप एक लाइन ले जाइएगा इस 2,3 पे। ठीक है, इस 2,3 पे लाइन ले जाएगा और ये क्या होगा आपका कम्प्लेक्स नंबर जेड बताएगा। ठीक है, ये जो जेड होगा इसका मॉड जो होगा आपको, यानी ये आपका वैल्यू 2 होगा और ये वैल्यू आपका क्या होगा 3 होगा, और इस जेड का मॉड जब निकालिए तो क्या हो जाएगा आपका √2² प्लस 3² यानी 2 4 और 3 9, तो 4 9 कितना होता है आपका 9 4 13। ठीक है, ये क्या हो जाएगा √13, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका √13 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का। अगर वहीं पे इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे, यानी आपको जनरलाइज फॉर्म में लिखे एक्स और वाई के टर्म में, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वैल्यू को क्या करना है, हटा देना है। यहाँ पे सिंपल आप क्या लिखेगा, इसको यहाँ पे आप लिखेगा आपका x, y, ये आपका क्या हो गया मॉड ऑफ जेड हो गया, और आपको ये जो कोऑर्डिनेट हो गया किसका हो गया, आपको ये जेड कम्प्लेक्स नंबर का कोऑर्डिनेट हो गया। अगर वहीं पे आपको कोई पूछे कि जेड बार का रिप्रेजेंट कीजिए, तो इसी के जस्ट नीचे हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है वो जस्ट आपके नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड का बार हो जाएगा, और ये जो आपका ये मॉडुलस ऑफ जेड बार का वैल्यू होगा। ठीक है, ये क्या होता है आपको किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लिखने का तरीका। ठीक है, चलिए अब आर्गूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। आर्गूमेंट कम्प्लेक्स नंबर बताता है कि आप सिंपली क्या कीजिए, किसी कम्प्लेक्स नंबर का, जैसे कोई भी कम्प्लेक्स नंबर इसको हटाते हैं हम। ठीक है, आर्गूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स y/x। कोई कम्प्लेक्स नंबर अगर आपका z = x + iy दिया गया हो, तो इसका कंजुगेट निकल के है, तो आप क्या कीजिए थीटा = क्या कीजिए tan इनवर्स y कोऑर्डिनेट, यानी क्या है y/, क्या कर दीजिए x कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका इसका कंजुगेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आर्गूमेंट ऑफ जेड, सॉरी कंजुगेट बोले आपका आर्गूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। ठीक है, आर्गूमेंट ऑफ जेड जो होता है वो कैसे कैसे होता है इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यदि इफ़ x और y का वैल्यू, यहाँ पे y होना चाहिए, x और y का वैल्यू क्या हो >0 हो। ठीक है, यदि आपका y का वैल्यू x और y का वैल्यू क्या हो >0 हो, यानी कहने का मतलब है कि दोनों क्वाड्रेंट क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, यानी ये भी पॉजिटिव देख सकते हैं और ये भी पॉजिटिव। जब दोनों पॉजिटिव होगा तो उस समय आपका जो आर्गूमेंट होगा वो क्या होगा आपका सिंपली tan इनवर्स y/x कर दीजिएगा। यदि आपका x निगेटिव हो, यानी z का वैल्यू क्या हो -x हो, और y क्या हो आपका पॉजिटिव हो, यानी +y हो, इस कंडीशन में आपका जो क्वाड्रेंट जाएगा वो कहाँ जाएगा आपका बताइए, तो वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो जब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो आपको क्या करना है, इसको सीधे ऐसा नहीं लिखना है, इसको क्या लिखना है पाई के साथ लिखना है, यानी पाई प्लस tan इनवर्स y/x ऐसा लिखना है। ठीक है, सिमिलरली आपका जब थीटा यानी x और y दोनों नेगेटिव होंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, यानी यहाँ पे चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको जो कंजुगेट का वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका tan इनवर्स y/x माइनस पाई कर देना है। ठीक है, क्या करना है उसमें से माइनस पाई कर देना है। उसी प्रकार से आपका जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू नेगेटिव, तो आपको क्या लिखना है -tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y/x, यानी आपको जो भी देखिए, अब अगर आपको यहाँ पे y का वैल्यू अगर निगेटिव दिया जाए तो आपको tan इनवर्स के अंदर पॉजिटिव ही डालना है। ठीक है, tan इनवर्स के अंदर यानी tan इनवर्स y और x जो है इनको हमेशा पॉजिटिव ही डालना है, इनको निगेटिव नहीं करना है। लेकिन जैसे से कहा जा रहा है वैसे वैसे करना है। यहाँ पे अगर फोर्थ पॉइंट में चला जाता है हमारा पॉइंट, तो हम यहाँ पे आर्गूमेंट में माइनस के साथ लगाएंगे, और ये आर्गूमेंट से क्वेश्चंस आपके हमेशा दिए जाते हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही लॉजिकल आपका कंसेप्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ता है, आपको अगर अच्छे से कंसेप्ट बारीकी से पता है तभी आप इसको बना पाइएगा। हालांकि बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट पता रहेगा तब बना पाइएगा। आपको क्या चेक करना है, आर्गूमेंट निकालने समय आपको सिंपली सबसे पहले तो tan इनवर्स y/x तो कर ही लेना है। देन फिर आपको देखना है कि हमारा जो पॉइंट है, यानी हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है वह किस क्वाड्रेंट में है, समझ रहे हैं।
हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में है। तो कैसे चेक करेंगे, हम एक्स और वाई का वैल्यू चेक करेंगे। यदि एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव रहे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यदि एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव रहे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, यदि एक्स निगेटिव वाई निगेटिव रहे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और यदि एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव रहे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। और जिस क्वाड्रेंट में जो भी रहेगा आपका जो आर्गूमेंट होगा वो इस प्रकार से वैरी करता रहेगा। तो ये आपको क्या करना है, रिमेंबर, यानी आपको याद रख लेना है। क्या करना है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का है पोलर फॉर्म। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में क्या होता है, देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप बारीकी से समझिएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में क्या होता है, किसी भी नंबर के यानी किसी भी कोऑर्डिनेट का पोलर फॉर्म वैल्यू होता है आर कॉमा थीटा। क्या होता है, आर कॉमा थीटा, हम पोलर फॉर्म को जानते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखने का तरीका होता है जेड इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। कोऑर्डिनेट नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखते हैं जेड इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे जो आर का वैल्यू होता है वो क्या होता है, आपका मॉडुलस ऑफ जेड के बराबर होता है। यानी आर का वैल्यू जो होता है वो मॉडुलस ऑफ जेड के बराबर होता है, यानी कहने का मतलब रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, आपका आर्गूमेंट ऑफ जेड के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स के बराबर होता है। ये मॉडुलस इसके लिए दिया जाता है ताकि आपका अंदर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लीजिए। क्या कीजिए, अंदर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लीजिए, चाहे वो निगेटिव हो या नहीं हो तब भी। ठीक है, अब देखिए पोलर फॉर्म ऑफ +-1 एंड +-i, ये बहुत बढ़िया चीज़ होता है। ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा। इससे आपको एक नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा आपके एग्जामिनेशन में, वो आपको डायरेक्टली पूछ देगा कि आप क्या कीजिए, 1 को पोलर फॉर्म में लिखिए। ठीक है, पोलर फॉर्म में 1 को आप रिप्रेजेंट कीजिए, पोलर। ठीक है, पोलर फॉर्म में आपको 1 को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, तो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि जेड इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू आर का वैल्यू तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा ना। अगर मॉडुलस निकाले हम 1 का तो 1 ही आएगा, तो आर को छोड़ दीजिए, कॉस ऑफ 0 प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 0। अब देखिए कैसे, आई टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 0, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो उसमें आई से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यानी जेड इक्वल टू 1 आ गया। हमने जो 1 को रिप्रेजेंट कर दिया पोलर फॉर्म में। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कहे, समझ रहे हैं बातों को, तो ठीक है। अगर नहीं समझ रहे तो बताइएगा कमेंट बॉय, हम आपको दोबारा जब नेक्स्ट वीडियो देंगे तो आपको वहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे। हालांकि हम सभी चीज़ को बारीकी से एकदम पॉइंट वाइज बता रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। उसी प्रकार से अगर हम -1 की बात करेंगे तो कॉस क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे। क्यों कॉस पाई लिखेंगे, क्योंकि कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है माइनस होता है, और यहाँ पे भी साइन पाई क्या होता है 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम आई को अगर रिप्रेजेंट करें तो साइन π/2 क्या होता है आपका 0 होता है, तो ये वैल्यू हट गया। और साइन π/2 क्या होता है, कॉस π/2 0 होता है और साइन π/2 1 होता है, तो ये क्या हो गया आपका आई टाइम्स ऑफ 1, यानी सिंपल क्या हो गया आई के बराबर गया। तो हमने आई को कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। उसी प्रकार -i के बारे में बात करें तो -i के कंडीशन में भी ये तो हमारा 0 ही होगा, क्योंकि कॉस -π/2 भी 0 ही होता है, और यहाँ पे साइन -π/2 है तो ये आपका माइनस बाहर चला जाएगा और साइन π/2 का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो आपका लिखिएगा -i लिख दीजिएगा, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये क्या होता है, आपको पोलर फॉर्म में लिखने का तरीका होता है, किसी को +-1 को और +-i को। इससे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा, आपको कोई दिमाग यहाँ पे लगाने का नहीं लगाना पड़ेगा। आपको सिंपल पूछ देगा कि आई को आप पोलर फॉर्म में लिखिए, तो आप इसको आई को डायरेक्टली इसी को पोलर फॉर्म में लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन्वॉल्विंग आर्गूमेंट। अब आर्गूमेंट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जैसे कि अगर आर्गूमेंट ऑफ जेड बार लिखा रहा है तो आप इसको -टाइम्स ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड लिख सकते हैं। अगर आर्गूमेंट ऑफ जेड बार लिखा रहा है तो आप इसको -टाइम्स ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड लिख सकते हैं। तो आप देखिए कैसे, देखिए जेड का वैल्यू अगर x + i/y दिया जाए तो यहाँ पे कैसा है, ये आपका x और y दोनों पॉजिटिव है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर इस जेड का हम क्या करें, क्या निकाले, कंजुगेट निकाले, यानी x - i/y हो जाएगा। ठीक है, x पॉजिटिव और y क्या आपका निगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट में, x पॉजिटिव और y आपका निगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमने तुरंत अभी बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो आर्गूमेंट होता है वह क्या होता है, वह होता है आपका tan इनवर्स y/x। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो आर्गूमेंट होता है वो क्या होता है आपका -टाइम्स ऑफ tan इनवर्स y/x। तो देख सकते हैं माइनस का सिर्फ अंतर है, तो आप आर्गूमेंट ऑफ जेड बार का वैल्यू -टाइम्स ऑफ आर्गूमेंट के जेड के लिख सकते हैं। यहाँ से आपको शायद समझ में आ चुका होगा ऐसा हम क्यों लिखते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आप नंबर 2 को पढ़िएगा। आर्गूमेंट ऑफ Z1 × Z2 को आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी आर्गूमेंट ऑफ Z1 × Z2 रहे तो आप इसको अलग अलग आर्गूमेंट ऑफ Z1 + आर्गूमेंट ऑफ Z2 लिख सकते हैं। ये जो आपका आर्गूमेंट का जो फंडा है, यानी आर्गूमेंट का ये सभी जो फॉर्मूला है आपके लॉग के फॉर्मूला पे चलता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि log m × n जो होता है उसको हम log ऑफ m + log ऑफ n भी लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो आपका आर्गूमेंट ऑफ Z1 × Z2 है उसको आप आर्गूमेंट ऑफ Z1 + आर्गूमेंट ऑफ Z2 लिख सकते हैं। ये आपका जनरल फॉर्म है 2k पाई। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए आप।
आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 का बार को आप क्या लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z2, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 लिख सकते हैं। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 को आप आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि लॉग ऑफ m अपॉन n को आप क्या लिखते हैं, आप इसको लिखते हैं लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्या आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, आपका सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो Z आपका हो गया x1 प्लस i/1 और Z2 हो गया x2 प्लस i/2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा, x1 प्लस i/1 और x2 प्लस i/2। ठीक है, x1 प्लस i/1 और x2 प्लस i/2, यानी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करने के बाद जो आपका कोऑर्डिनेट मिलेगा वो आपका क्या हो गया, इनका रिप्रेजेंटेशन हो गया। जैसे आपका ये एक कोऑर्डिनेट हो गया और ये दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया, इन दो कोऑर्डिनेट को नंबर लाइन पे जिस भी पॉइंट पर आप रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वही आपका Z1 प्लस Z2 का क्या होगा, आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। समझ रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो इतना बड़ा फिगर दिया गया है इसको देख के आपको हरवाने वाली बात बिल्कुल नहीं है, आपको पढ़ने के लिए दिया है कि आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, सिंपल से बात है। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे Z1 है, यहाँ पे Z2 है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा हमने, Z1 और Z2 को हमने जोड़ा तो हमने देखा कि x1 इंटू x2 एक कोऑर्डिनेट मिला और y1 इंटू y2 हमें y कोऑर्डिनेट मिला है। तो x1 इंटू x2 हम देखेंगे कि हमारा इस कार्टेशियन प्लेन पे कहाँ आता है और y1 इंटू y2 इस कार्टेशियन प्लेन पे कहाँ आता है, जहाँ पे आएगा हम वहीं पे लिख देंगे। ठीक है, और हमेशा आप याद रखिएगा कि Z1 और Z2 का प्लस जो होता है वो आपका कहाँ पे आता है, इनके बीच में आता है, Z1 प्लस Z2 के बीच में आता है। जैसे वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा होगा उसी प्रकार से। ठीक है, अगर डिफरेंस के बारे में बात करें तो Z1 माइनस Z2 क्या होता है, Z1 माइनस Z2। ठीक है, पॉइंट P1 यहाँ है, पॉइंट P2 यहाँ है। Z1 माइनस Z2 क्या है, Z1 माइनस Z2 कहाँ पे है आपका, तो Z1 माइनस Z2 जो है आपका ये क्या आपके इसके जस्ट नीचे है। ठीक है, यहाँ पे, यानी उनके बीच में नहीं है, क्या है वहाँ पे उनके बीच में नहीं है। ठीक है, तो चलिए आपको सिंपली क्या करना है, इस दोनों कोऑर्डिनेट को दर्शाइएगा नंबर लाइन पे और देख लीजिएगा ये कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, वही आपका उसका रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। हालांकि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको मे भी कहीं पूछ दिया जाए, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन हो रहा है, CBT बेस्ड क्वेश्चन हो रहा है, तो CBT बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल थोड़ा अच्छे होते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट हम प्रोडक्ट के बारे में, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोडक्ट का। तो सिंपल यही सब है, ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रोडक्ट आपको क्या करना है, Z1 इंटू Z2 है, तो Z1 इंटू Z2 का प्रोडक्ट कैसे कीजिएगा, Z1 इंटू Z2 का प्रोडक्ट करने के लिए हम Z1 को क्या लिख सकते हैं, आपके पोलर फॉर्म में R1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, और Z2 को क्या लिख सकते हैं R2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। तो Q का वैल्यू क्या हो गया, Z1 Z2 हो गया। ठीक है, और यहाँ से आप इसको दोनों का प्रोडक्ट किया हम, तो ये प्रोडक्ट इनका वैल्यू आ गया। उसी प्रकार से क्वोशेंट यानी डिवीजन के लिए भी हम यही अप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, नंबर लाइन पे डिवीजन कर लेंगे। दोनों का कोऑर्डिनेट निकालना है। जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, ये आपका पोलर फॉर्म हो गया, सॉरी हाँ ठीक है, ये आपका पोलर फॉर्म में हो गया। पोलर फॉर्म का जो आपका रियल पार्ट है यह हो गया, और R1 R2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद एक पर्टिकुलर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, इन दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू को आप रिप्रेजेंट कीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, वही आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। यहाँ पे ये जो फिगर दिए गए हैं ये हम आपको यहाँ पे आपके पढ़ने के लिए दिया गया। हम आपको पिछले फिगर दोनों फिगर को समझाया है हमने, इसी फिगर को आप खुद से पढ़ के भी समझ सकते हैं। अगर आप इस फिगर को नहीं भी याद रखते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर बार बार क्वेश्चन बोल दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा, और ये यूलर फॉर्म आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूलर फॉर्म से क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हम यूलर फॉर्म समझते हैं कि यूलर फॉर्म जो होता है वो कहता है कि e⁻i थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम सिस थीटा के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम लिखते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में रहे तो हम उसको e⁻i थीटा लिख सकते हैं, यानी सिस थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर e⁻i अल्फा। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे इस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को तो समझाएंगे आपको बाद में, लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपके लिए यह है कि आप कोई एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई एक क्या है, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो जेड को हम क्या लिखते हैं, e⁻i थीटा लिखते हैं, उसको मल्टीप्लाई करना है हमें किसी अदर कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि क्या है हमारा e⁻i इंटू अल्फा से। तो हम क्या करेंगे, जेड इंटू e⁻i इंटू अल्फा लिखेंगे, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जेड का वैल्यू क्या है हमारा, हमने पता है कि जेड का वैल्यू क्या है, e⁻i थीटा। ठीक है, और याद रखिएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को हम r टाइम्स ऑफ e⁻i थीटा लिखते हैं। ये r क्या होता है, उसका मॉडुलस होता है। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो गया आपका r टाइम्स ऑफ e⁻i थीटा इंटू में e⁻i अल्फा। ठीक है, इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ ये क्या होगा, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो i आपका बाहर आ गया और क्या हो गया, थीटा प्लस अल्फा हो गया। ठीक है, अब इसी प्रोडक्ट को इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिखाया गया। कैसे देखिएगा, ये हमारा पीजेड है, यानी स्टार्टिंग वाला कॉम्प्लेक्स नंबर यह है जिसका आपका यहाँ क्या है, आपका वैल्यू r है, यानी मॉडुलस का वैल्यू r है, और यहाँ पे क्या है, ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है,
अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, हम अल्फा को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो नया कॉम्प्लेक्स मिला वो क्या मिला हमें, जेड इंटू ई टू द पावर आई अल्फा, और इसका एंगल क्या हो गया, अल्फा प्लस थीटा हो गया यहाँ से। तो हम इसको क्या लिखें, यहाँ से अल्फा और यहाँ से अल्फा और यहाँ से थीटा है, तो ये क्या हो गया आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर अब अल्फा प्लस थीटा एंगल पे हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि आप इस आर ई टू द पावर आई थीटा प्लस अल्फा को आप पूरा तोड़ कर लिखिए, ठीक है, आप पूरा तोड़ कर लिखिए, तो कैसे लिखिएगा, देखिए हम दिखाते हैं आपको कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम जेड ई टू द पावर आई अल्फा जो है उसको हम लिखेंगे, क्या कि आर का आर रहने देंगे, और ये क्या हो गया ई टू द पावर आई थीटा प्लस अल्फा को लिखेंगे हम सिस थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले कॉस यानी कॉस थीटा प्लस अल्फा प्लस टाइम्स ऑफ आई साइन थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। ये क्या हो गया आपको हम इस तरह के इसको लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया यूलर फॉर्म में, ये आपका यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया यहाँ पे, और इसको हमने पोलर फॉर्म में अच्छे से तोड़कर इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, डी मोवियर्स थ्योरम, क्या है, डी मोवियर्स थ्योरम है, ठीक है। डी मोवियर्स थ्योरम हमें कहता है कि आपका सिंपल आपका यहाँ पे डी मोवियर्स थ्योरम का फंडा है कि अगर कॉस प्लस आई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर अगर एन रहे, तो आप इसको कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एन थीटा, एन यहाँ पे थीटा होगा, साइन ऑफ एन थीटा आप लिख सकते हैं, यानी जो आपका एन पावर है उसको आप इसके अंदर थीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है ऑल्सो साइन अल्फा माइनस आई साइन अल्फा है, उस पर पावर एन है, तो आप इसको एन टाइम्स ऑफ अल्फा और एन टाइम्स ऑफ अल्फा यहाँ पे भी लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आपका कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा है, उस पर पावर माइनस एन है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर माइनस लगा के लिख सकते हैं। आप कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर यहाँ पे अगर माइनस अल्फा लिखे होंगे तो यहाँ पे कॉस के साथ माइनस का साइन क्यों नहीं है, तो कॉस में अगर कॉस के अंदर अगर माइनस रहता है तो आपका सिंपली प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस बात से आप याद होगा, आपको हमने ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया भी था। उसी प्रकार यहाँ पे माइनस एन है तो हम क्या करेंगे, अंदर माइनस एन कर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डी मोवियर्स थ्योरम फॉर रेशनल इंडेक्स। रेशनल इंडेक्स के लिए क्या आएगा, रेशनल इंडेक्स क्या अगर हमारा पी बाई क्यू है तो हम क्या करेंगे, सिंपल अंदर पी बाई क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। ये आपका एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, कहने का मतलब ये आपका एक जनरलाइज फॉर्म है, ठीक है। जनरलाइज फॉर्म कहने का मतलब है कि इसको जनरलाइज करके लिखा गया है। यदि यहाँ पे हम क्या करें, आर का वैल्यू, ये जो आर है 2r पाई लिखा गया है, इस आर का जगह हम क्या करें जीरो डाल दे, तो ये क्या हो जाएगा कॉस टाइम्स ऑफ, ये तो आपका हट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा पी थीटा बाई क्यू प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन पी बाई क्यू इंटू थीटा। देख सकते हैं सिंपली मतलब पी बाई क्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपका है, ये जनरलाइज फॉर्म में लिखा गया है। तो जनरलाइज फॉर्म आपसे क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछेगा, आपसे सिंपल वाला ही पूछेगा, तो ये आपका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे वहाँ पे, अगर आपको इस तरीके से दे दिया, यहाँ पे एन का वैल्यू 4 5 6 दे दिया जाए, तो आपको वहाँ पे कैसे करना है, ये हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। यदि आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन इस रिलेटेड बनाया होगा, या फिर हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के वीडियोस को आपने देखा होगा, तो वहाँ से आपको ये हेल्प करेगा। नहीं तो अगर आपने पहले से भी बना के रखा है क्वेश्चंस, तो ये आपको सारे फॉर्मूलाज आपको हेल्प करेंगे। यदि यहाँ पे अगर इन सभी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग अगर हम आपको एग्जांपल भी देने लगे, तो क्या होगा, ये वीडियोस आपका इतना लंबा हो जाएगा कि आप उसको देखते देखते हो सकता है कल आपको सुबह भी हो जाए, ठीक है। इतना लंबा टाइम हो सकता है। सो हम इतना लंबा नहीं खींचना चाहते हैं इसको, हम सिंपल चाहते हैं कि आपको कंसेप्ट के साथ और आपको कम समय में एक बेहतर नॉलेज दिया जा सके, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्या आपका nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, जेड पे पावर n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। यहाँ पे nth रूट ऑफ यूनिटी, आपने nth रूट ऑफ यूनिटी करने का मतलब आपको रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है, रूट्स ऑफ यूनिटी सिंपल, ठीक है। तो इसको क्या लिख देते हैं हम, जेड पे पावर n इक्वल टू 1 होता है, और हमारा जेड क्या है कॉस 2 के पाई अपॉन n है, प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन 2 के पाई अपॉन n है, ठीक है। तो ये क्या आपका जेड का वैल्यू, क्या ये आपका जेड का वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से आपका ओमेगा जो होता है, ये आपका होता है आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या होता है ओमेगा को हम क्या करते हैं, सिंपल अगर जाने तो ओमेगा को हम रूट्स ऑफ यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। ओमेगा का वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका -1 प्लस माइनस √3i/2, ये क्या होता है आपका ओमेगा का वैल्यू होता है। ये कहाँ से आता है, यदि आप इस पूरे वैल्यू को यानी कॉस 2 के पाई बाई n प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन 2 के पाई बाई n को अगर आप तोड़िएगा, तो आपको दिखेगा यह वैल्यू आपको मिलेगा। इस n के जब पे आप कुछ वैल्यू को पुट करते रहिएगा, ठीक है, तो आपको ओमेगा का वैल्यू पता चलेगा, ठीक है। चलिए ये सब बातें तो हो गई। यहाँ पे कुछ और बातें हैं रूट्स ऑफ यूनिटी के रिगार्डिंग ही, कि वी कैन राइट द nth रूट ऑफ यूनिटी एज, यानी हम nth रूट ऑफ यूनिटी को कैसे लिखेंगे, यानी जेड का वैल्यू अगर हमारा यह है, ओमेगा का वैल्यू अगर हमारा यह है, तो हम nth रूट ऑफ यूनिटी कैसे लिखेंगे। तो nth रूट ऑफ यूनिटी का लिखने का तरीका होता है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यू, अब तो कहाँ तक जाना है, ओमेगा टू द पावर n-1, यानी एक अगर nth रूट ऑफ यूनिटी है तो एक इसमें से कम हो जाता है, ठीक है। सम ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी आपको याद रखना है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी, जैसे आपने पढ़ा होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, ये आपका सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी
क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का ये वैल्यू होता है। वहीं पे अगर बात करें, अगर nth रूट ऑफ यूनिटी अगर बात करें तो सारे अगर यूनिटी को nth रूट्स में जितने भी उसके आपके रूट आते हैं, यानी nth जो हमारा रूट्स होता है उसमें जितने भी रूट्स आते हैं उनको क्या करें, अगर हम सभी को अगर एडिशन करें तो हमारा क्या होगा, आपका सबका वैल्यू 0 के बराबर होगा। यानी यहाँ पे अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब अप टू कहाँ पे ओमेगा पे पावर n-1 वैल्यू निकाले तो क्या होगा, हमारा ये 0 के बराबर होगा, जो कि यहाँ पे आपको लिखा गया है। ठीक है, ये सभी क्या करना है, आपको याद रखना है। ये सभी क्या आपको याद रखना है। ये कैसे डिराइव होगा वो यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है इसको डिराइव करने का। सो यहाँ पे हम उतना को डिराइव करके देने लगेंगे तो क्या होगा, ये शॉर्ट फार्मूला नहीं होकर क्या हो जाएगा, लॉन्ग फार्मूला हो जाएगा। और आपको डेरिवेशन जानना भी नहीं है, सबसे पहले बात है यहाँ पे आपको डेरिवेशन जानना भी नहीं है। ठीक है, चलिए बातें हो गई यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अब क्या है हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपके लिए ये जो nth रूट ऑफ यूनिटी है ये आपके लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपका यह है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमने आपको बताया कि यूनिटी का होता है, आप क्यूब रूट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी में निकाल सकते हैं। ठीक है, nth रूट यूनिटी का मतलब अगर z पे पावर n इक्वल टू 1 है तो आप z इक्वल टू क्या हो गया, 1 पे पावर 1 अपॉन n। इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे आपके सिलेबस में है वो आपको क्या पढ़ना है, वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ना है। यानी अगर आपको z का वैल्यू अगर क्या दिया जाए, z पे पावर q इक्वल टू 1 दिया जाए तो आप क्या कीजिए, z इक्वल टू 1 पे पावर 1/3, यही क्या होता है, आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। ठीक है, हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 3 वैल्यू मिलता है। एक वैल्यू होता है 1, दूसरा वैल्यू होता है ओमेगा और तीसरा वैल्यू होता है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा को हम cos 2π/3 प्लस i टाइम्स ऑफ sin 2π/3। ये कहाँ से आया, देखिए कहाँ से हम आपको दिखाते हैं। nth रूट ऑफ यूनिटी में ओमेगा का वैल्यू यह होता है ना, आप n के जगह पे 3 डालिए तभी तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा। तो n के जगह पे हमने 3 डाला, तो यहाँ पे क्या किया हमने 3 डाला, यहाँ पे हमने 3 डाला। ठीक है, यहाँ पे 3 डाला हमने, यहाँ पे 3 डाला। ये k का वैल्यू आपका क्या गया, k का वैल्यू आपका 1 हो गया। ठीक है, k का वैल्यू क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, cos 2π/3 प्लस i टाइम्स ऑफ sin 2π/3, यही आपका cos 2π/3 प्लस i टाइम्स ऑफ sin 2π/3। ये क्या आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए, और ये क्या था आपका nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए। सो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। nth रूट ऑफ यूनिटी क्या है, तो आपका एक जनरलाइज फॉर्म होता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी उस जनरलाइज फॉर्म का एक छोटा सा टर्म होता है जिसमें कि हम n का वैल्यू 3 पुट करते हैं और वहाँ पे हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करते हैं। तो यहाँ से आपका यह वैल्यू हो गया। आपको पता होगा कि ये हमारे 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आते हैं, जिसमें कि पहला होता है आपका 1 और दूसरा ओमेगा और तीसरा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, -1, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3i/2 होता है, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 माइनस √3i/2। ठीक है, समझ रहे हैं, ये दोनों वैल्यू होता है। ये दोनों वैल्यू आपको याद रखना है। कुछ प्रॉपर्टीज जो है आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रिगार्डिंग जो कि आपको जानने हैं वो यहाँ पे देख लीजिए। क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको देखिएगा। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, सबको पता है। अगर इन तीनों रूट्स की यूनिटी को हम जोड़ दें तो वैल्यू क्या होगा, हमारा 0 के बराबर होगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर nth रूट ऑफ यूनिटी का अगर हम जोड़े, nth रूट ऑफ यूनिटी का अगर हम जोड़े यहाँ पे क्या है कि हमने आपको बताया कि रूट्स ऑफ यूनिटी nth रूट ऑफ यूनिटी का सम क्या होता है, 0 के बराबर होता है। उसी प्रकार क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम निकाले तभी क्या होगा, वो 0 के बराबर नहीं होगा। यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यदि हम क्या करें, इस x³ - 1 करें तो हम x³ - 1 को हम कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x-1 इंटू में x - ओमेगा और क्या होता है इंटू में x - ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, चौथा के पॉइंट क्या है कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ x² प्लस x प्लस 1। यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो होता है ये आपका क्या होता है, x² प्लस x प्लस 1 का रूट होता है। अब देखिए कैसे हम इस x³ - 1 को, इस x³ - 1 को देखिएगा, यहाँ पे हम x³ - 1 का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसको कैसे, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि x³ - 1 का क्यूब, ये क्या होगा a³ - b³ तो इसको हम क्या लिखेंगे a - b, यानी x - 1 इंटू a² प्लस b² प्लस ab यानी x। ठीक है, तो यहाँ से हमें तो x इक्वल टू 1 एक रूट तो मिल गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, इस इक्वेशन का क्या होता है, रूट्स होता है। ठीक है, इस तरीके से ऐसा लिखा गया है। a³ - b को हम a - b इंटू a - b ओमेगा इंटू a - b ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये से भी क्या आपको प्रॉपर्टीज याद रखने हैं। सभी प्रॉपर्टीज को हमने आपको एलिब्रेट करके अच्छे से समझा के बताया ताकि आपको रखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए आपका कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे खत्म हो गया। एक चैप्टर हमने खत्म कर दिया। दूसरा हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या लिखते हैं, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है, जहाँ की d जो होता है डिस्क्रिमिनेंट वो क्या होता है आपका b² माइनस 4ac के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आपका, जहाँ पे आपको अगर रूट्स निकालना पड़े किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो आप उसको लिखते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, या फिर अब इसको -b प्लस माइनस √डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a के बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्या आपका नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का नेचर क्या होता है, यदि आपका d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहे तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। d का वैल्यू अगर आपका इक्वल टू 0 रहे तो आपके रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। d का वैल्यू अगर लेस देन 0 रहे तो आपका कम्प्लेक्स रूट्स होंगे।
ठीक है। p प्लस आई क्यू इज अ रूट्स देन p माइनस आई क्यू इज ऑल्सो अ रूट्स, यानी कहने मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट्स 2 प्लस 3i है तो उसका अदर रूट्स जो होगा वो 2 माइनस 3i होगा, यानी आपका हमेशा ये कंजुगेट पेयर में ही रहेंगे। रूट्स रेशनल रूट्स इफ d इज परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि d क्या है हमारा, अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा तो रूट्स कैसा होगा हमारा, रेशनल होगा। क्या होगा, रूट्स हमारा रेशनल होगा, ठीक है। अगर एक रूट्स आपका p प्लस रूट क्यू रहे तो अदर रूट्स आपका p माइनस रूट क्यू होगा, क्योंकि आपको पता है कि इरेशनल रूट्स जो होते हैं वो हमेशा ऑलवेज क्या होते हैं, हमेशा पेयर में ही रहते हैं, ठीक है। अगर एक रूट्स आपका 2 प्लस रूट 3 रहे तो अदर रूट 2 माइनस रूट 3 होगा, ठीक है। चलिए, यदि एक रूट्स आपका अल्फा यहाँ पर लिखा गया कि इफ़ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर अल्फा बीटा ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के क्या है रूट्स हैं, ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाई ए होगा, और प्रोडक्ट रूट्स क्या होगा आपका सी बाई ए होगा। ये सभी बेसिक चीज़ें ये आपको पता होगा। नेक्स्ट हमारा कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और उनके कुछ ग्राफ्स, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये क्या है हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्या है, सॉरी, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। मैं यहाँ पे ए बी सी क्या है, एक रियल नंबर है, और ए क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हो जाएगा खत्म, ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस कारण से आपका ए का वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा। हम इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी एफ एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको तोड़ के हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई है कि यदि आपका d का वैल्यू क्या होगा, अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac हो, ठीक है, d का वैल्यू तो वैसे भी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, अगर ये क्या होगा लेस देन जीरो होगा, यानी क्या होगा, d का वैल्यू अगर सिंपली कहें आपका d का वैल्यू अगर आपका लेस देन जीरो रहेगा और a का वैल्यू क्या होगा आपका ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ठीक है, तो फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। d का वैल्यू अगर लेस देन जीरो रहे, a का वैल्यू अगर आपका ग्रेटर देन जीरो रहे तो फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अप पैराबोला, ठीक है, अप पैराबोला बनेगा ग्राफ, और इसका क्या होगा, एक्स एक्सिस पे टच नहीं करेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे टच नहीं करेगा, इसका अप पैराबोला बनेगा, और इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, माइनस बी बाई 2a, क्या होगा, माइनस बी बाई 2a होगा, ठीक है। और इस जो मिनिमम वैल्यू का ये जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा आपका a इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा माइनस बी बाई 2a, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है। ये क्या होगा, इसका इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। अब देखिए, ये आपको जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। यदि इस कंसेप्ट अगर हम आपको क्वेश्चंस बनवाते तो थोड़ा सा अच्छा लेवल हो जाता, ठीक है, थोड़ा सा और आपको और अच्छे से समझ में आता। लेकिन यहाँ पे सिखा रहे हैं, उसको सीखिए कि यदि d का वैल्यू अगर आपका लेस देन जीरो हो, या आपके क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं इससे, ठीक है। अगर यदि d का वैल्यू जीरो हो और a का वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो, तो फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। यदि d का वैल्यू लेस देन जीरो हो और a का वैल्यू क्या हो, लेस देन जीरो हो, यदि d का वैल्यू लेस देन जीरो, या देखिएगा ये किसके लिए कंडीशन है, ये d लेस देन जीरो का कंडीशन है, कि यदि d लेस देन जीरो रहेगा और a का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, तो फंक्शन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, और कहे तो अब पैराबोला होगा। यदि d लेस देन जीरो होगा अभी भी, लेकिन a जो होगा वो क्या होगा, इस बार लेस देन जीरो है, ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा हमारा, ऑलवेज निगेटिव, यानी एफ एक्स इज ऑलवेज निगेटिव, और कैसा हो जाएगा आपका, हमेशा नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाउन पैराबोला, क्या हो जाएगा, डाउन पैराबोला होगा, और आपका इसका क्या, तो ये आपका एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, और इस कंडीशन में वो क्या देगा, हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे देगा, आपका माइनस बी बाई 2a पे देगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका क्या है, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ साइन। अल्फा का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा क्या होता है आपका माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यानी आपको अल्फा एक पॉजिटिव में यहाँ पे माइनस के साथ है तो दूसरा एक नेगेटिव में माइनस के साथ है तो दूसरा पॉजिटिव में होगा, क्यों, क्योंकि दोनों आपके रूट्स हैं, वहाँ पे प्लस माइनस आता ही है रूट्स में, ठीक है। तो ये क्या आपके साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साइन है, जैसे कि फंक्शंस का वैल्यू अगर दिया है आपका, फंक्शंस का वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है फॉर अल्फा लेस देन जीरो, और बीटा क्या है, फॉर एक्स का वैल्यू लेस देन अल्फा, और क्या है, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन बीटा। फंक्शन का वैल्यू लेस देन जीरो है यदि एक्स का वैल्यू क्या है हमारा, अल्फा और बीटा के बीच में है। फंक्शन का वैल्यू इक्वल टू जीरो होगा यदि एक्स क्या होगा हमारा, अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या होगा, उसमें शायद एक्स इक्वल टू अल्फा और बीटा होगा तब, ठीक है। ये जो कहा जा रहा है इसको आप ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, हम आपको जो बता रहे हैं अब इसको देखिएगा। ये जो ग्राफ है हमारा उसको देखिए, d क्या है, इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या आपका ग्रेटर देन जीरो है, तो a का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, और y का वैल्यू क्या होगा आपका f ऑफ x के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से d का वैल्यू जब ग्रेटर देन जीरो और a का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, और अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या है, x से छोटा है, और बीटा का वैल्यू क्या है, x से बड़ा है, यानी बीटा आपका आगे होगा और अल्फा क्या होगा, पीछे होगा, ठीक है। तो इस समय ग्राफ जो क्या होगा आपका ऐसे करके जाएगा, ठीक है, यानी इस दोनों एक्सिस को क्या होगा, टच करते, दोनों एक्सिस को दो बार कट करते हुए जाएगा। उसी प्रकार से यदि हमारा a का वैल्यू लेस देन जीरो होगा, क्या होगा, a का वैल्यू अगर हमारा लेस देन जीरो होगा तो ग्राफ कैसे जाएगा आपका, जस्ट उलटते हुए जाएगा, क्या होगा, जस्ट आपका उलटते हुए ग्राफ जाएगा, ठीक
ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्स हमारा अल्फा और बीटा के बीच में है, तो ग्राफ कैसा हमारा उल्टे हुए जाएगा, ठीक है। तो ये साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हालांकि साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको वहाँ पे ये सभी साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारे आपको यहाँ पे नहीं बताएंगे, क्योंकि इतने सारे साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ने भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम आपको नोट्स में आपको दे देंगे, ताकि क्या हो, आप जब इसको रिवाइज करें तो क्या आपको वहाँ पे अगर खुद से आपको समय रहे तो आप उसको पढ़ सके, ठीक है। तो सारे आपको साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम आपको नहीं बताएंगे, जितना हमने आपको बताया है वही आपके लिए क्या है, बहुत ही काफ़ी है, ठीक है। ये भी आपको उतना काम नहीं आएगा, जो काम आएगा सिर्फ आपको यह, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट अब बात करेंगे अब हमारे नए चैप्टर, जो कि क्या है हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशन। क्या है थ्योरी ऑफ इक्वेशन? थ्योरी ऑफ इक्वेशन में क्या लिखा जा रहा है कि कंडीशन फॉर रिपीटेड रूट्स, रिपीटेड रूट्स के कुछ कंडीशंस है। जैसे कि यदि कोई रूट्स हमारा, कोई इक्वेशन हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया हो, उसका अगर क्या है अल्फा, उसका अगर रूट्स है जो कि क्या है रिपीटेड रूट्स है, यानी बार बार उसको क्या करेगा, सॉल्व करें तो हमारा क्या मिले, हमेशा अल्फा ही उसका रूट्स मिले, क्या मिले, उसका रूट्स हमेशा अल्फा ही मिले। तो एफ ऑफ अल्फा इसमें पुट करेंगे, यदि अल्फा इसका रूट्स है तो इसमें अगर एफ ऑफ अल्फा पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 के बराबर देगा, ठीक है। रिपीटेड रूट्स है तो हम क्या करेंगे, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद, यानी कहने का मतलब इस एफ डैश एक्स करें, इसका हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी इंटू एक्स आ जाएगा। और इसको हम इसमें क्या करें, अगर हम एफ डैश अगर अल्फा पुट करें तो अब इसका वैल्यू क्या हमें 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा? क्योंकि ये अल्फा जो है हमारा क्या है, रिपीटेड रूट्स है। तो रिपीटेड रूट्स के कंडीशन होते हैं कि एफ ऑफ अल्फा क्या होगा, 0 होगा, तो एफ डैश अल्फा भी क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्यूबिक इक्वेशन आपका क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 होता है। तो इनके रूट्स अगर अल्फा बीटा अगर गामा है, तो इन तीनों के रूट्स को अगर सम करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ये क्या होता है आपका सी बाई ए के बराबर होता है। और तीनों रूट्स के प्रोडक्ट करें अल्फा बीटा गामा तो क्या होता है, माइनस डी बाई ए के बराबर होता है। उसी प्रकार क्वाड्रेटिक रूट के रिगार्डिंग भी है, यानी अल्फा बीटा गामा डेल्टा यदि किसी आपके बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है, तो इनके सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, तो वो आपका माइनस बी बाई ए होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को कैसे निकाले, यानी दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम कैसे निकाले, तो वो आपका क्या होगा, सी बाई ए होगा। तीन रूट्स के प्रोडक्ट का सम कैसे निकाले, तो ये क्या होगा आपका डी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा कहाँ पे माइनस और कहाँ पे पॉजिटिव प्लस होगा, वो बच्चे में कन्फ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा जो आपका ऑड वाले वैल्यू होंगे, जैसे यहाँ पे 1 1 1 क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे हमने माइनस लिया। 2 है 2 है 2 है, यानी 2 रूट्स है, 2 2 करके एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे हमने प्लस लिया। उसी प्रकार यहाँ पे 3 का है, 3 का मल्टीप्लिकेशन है, यानी अल्फा बीटा गामा है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का साइन लगा। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा 1 1 1 है तो निगेटिव लगा, 2 2 का सम है तो पॉजिटिव लगा, 3 3 का सम है तो निगेटिव लगा, 4 का यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 है तो यहाँ पे क्या लगा, पॉजिटिव लगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये क्या होगा आपके क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिगार्डिंग ये आपका फॉर्मूला हुआ, ठीक है। चलिए 3 चैप्टर यहाँ पे आपको खत्म हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रोग्रेशन के बारे में। किसके बारे में? प्रोग्रेशन के बारे में, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन तो बहुत आसान है, यहाँ पे तो सिंपल फार्मूला है, बस दूसरा कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है। अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो जनरल टर्म क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उस एपी का nth टर्म फ्रॉम इंड, उस एपी का इंड से nth टर्म क्या होता है, अगर उसका लास्ट टर्म अगर एल है तो हम उसको लिखते हैं एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये सभी आपको याद रखने वाला दूसरा कोई तरीका नहीं है, आपको ये याद ही रखना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बहुत सारे बनवाए हैं और आपने भी बनाया होगा, तो अच्छा है, ठीक है। सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी भी एपी के इन टर्म्स का सम वो क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। यदि उस एपी के लास्ट टर्म एल भी दिया रहा है तो उसके हम एस एन को कैसे लिख सकते हैं, एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। ए फर्स्ट टर्म है और एल क्या है, लास्ट टर्म है। ये भी सम ऑफ एपी के लिखने का तरीका होता है, ठीक है। आप एन टर्म को टी एन में से, टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एन माइनस 1, यानी टोटल सम और उसमें से एक कम तक, यानी कहने का मतलब अगर 5 टर्म दिया है, 1 2 3 4 5, ये आपको दिया गया। आप क्या कीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक सम निकालिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक सम निकालिए, इन दोनों को घटाइएगा तो आपको टी एन का वैल्यू देता है, ऐसा कहना है एपी का, ठीक है। आप करके दिखेगा, आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि अगर एपी में आपको 3 नंबर लेने के लिए कहा जाए तो आप क्या लीजिएगा, ए माइनस डी ए प्लस डी। 4 नंबर लेने के लिए लिया जाए तो क्या कहिएगा, क्या कीजिएगा, ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 3d। 5 नंबर के लिए उसी प्रकार से ए माइनस 2d ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ठीक है। अर्थमेटिक मीन किसी 2 नंबर ए प्लस बी का, सॉरी ए एंड बी का अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालने कहा जाए, ए अगर ए एम तो आप कहते हैं ए प्लस बी बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। यदि आपके इसी प्रकार से n नंबर दिए रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, इसका अर्थमेटिक में निकालने का कहा जाए तो आप सारे नंबर्स को जोड़िएगा और जितने टोटल नंबर से अगर n नंबर से तो क्या कीजिएगा, आप उसको n से भाग कर दीजिएगा, ठीक है। n अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी के बीच
आपके एन अर्थमेटिक मीन अगर प्रेजेंट है तो उनको हम कैसे निकालें। तो उसमें से पहला जो अर्थमेटिक मीन A1 होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, A प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। हालांकि हमने इस पर अच्छे से क्वेश्चन आपको करवाए हैं जहाँ की आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी आप इसको यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है तो आप याद कर लीजिएगा, आपको समय बचेगा। तो A प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, A2 क्या है A प्लस टू इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। यानी जैसे जैसे टर्म बढ़ते जाते हैं आपको सीधे मल्टीप्लाई करना है। पहला टर्म आपका ये है, दूसरा टर्म इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तीसरा टर्म इसमें क्या करना है आपको A3 निकालने का कहा जाए तो आप क्या कीजिएगा A प्लस 3 लिख दीजिएगा और b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। सिंपली आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, चौथा में 4 से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह आपको आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। अगर ए बी सी क्या है आपके जीपी में है तो आपका b अपॉन ए सी अपॉन बी इक्वल टू क्या होगा, कॉमन रेशियो आर के बराबर होगा। जीपी के किसी भी टर्म को लिखने का तरीका होता है फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए इंटू आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर। ठीक है, किसी जीपी का nth टर्म का वैल्यू होता है Tn इक्वल टू ए इंटू आर पे पावर एन माइनस वन। यदि आपको तीसरा टर्म लिखने के लिए कहा जाए T3 तो आप क्या कीजिएगा a इंटू आर पे पावर 3 माइनस वन यानी 2। यानी आपको जो यहाँ पे अगर 3 रहे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक घटा के लिखना है। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी, एन टर्म जीपी का एन टर्म का सम क्या होता है Sn इक्वल टू ए इंटू आर पे पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। जब आर का वैल्यू क्या हो, इक्वल टू 1 के नहीं हो। यदि आर का वैल्यू 1 के इक्वल है तो क्या होता है आपका सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी क्या हो जाता है आपका, वो एन टाइम्स ऑफ ए हो जाता है। ठीक है, क्या होता है आपका एन टाइम्स ऑफ ए हो जाता है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी के बारे में बात करें तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का वैल्यू होता है ए अपॉन वन माइनस आर, जहाँ ये क्या है फर्स्ट टर्म, आर क्या है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिगार्डिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जी क्या आपको जी क्या आपके ज्योमेट्रिक मीन है किसी दो नंबर ए एंड बी के बीच, तो आप क्या लिखिएगा जी एम इक्वल टू होता है आपका ए इंटू बी। यदि आपके इसी प्रकार एन नंबर्स हैं तो आप उसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा, सभी नंबर्स का एक साथ प्रोडक्ट कीजिएगा और उसका क्या कीजिएगा, पावर क्या कर दीजिएगा, जितने नंबर है उसका 1 अपॉन एन पावर लगा दीजिएगा। यानी 1 अपॉन जितने नंबर हो टोटल एन नंबर है तो उसका 1 अपॉन एन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार एन ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका क्या होता है, आर का वैल्यू होता है बी अपॉन ए पे पावर 1 अपॉन एन प्लस वन। फर्स्ट में कैसे निकलेगा, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा ए इंटू बी अपॉन ए पे पावर 1 अपॉन एन प्लस वन। सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा, सेम रहेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, थर्ड टर्म यहाँ पे 3 हो जाएगा, एन टर्म रहेगा तो अप टू ऊपर एन हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई आपको 3 नंबर जीपी में लेने के लिए कहा जाए तो कैसे लीजिएगा, ए बटे आर, दूसरा ए और तीसरा ए आर। ठीक है, 4 टर्म लेने के लिए कहा जाए तो ए आर क्यू बटे ए बटे आर कॉमा ए आर क्यू। इसी तरह 5 नंबर आपको कैसे लेना है, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। ठीक है, यदि इफ़ A1 A2 A3 इन जीपी देन log A1 log A2 log A3 इज इन एपी। यदि आपको A1 A2 A3 जीपी में है तो log A1 log A2 log A3 क्या होंगे आपके एपी में होंगे। इससे आपके हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दे, आपको सिंपली टिक लगाना कर दे दिए। ठीक है, यदि आपको कह दे कि ये अगर जीपी में है तो ये आपका किस में होगा, सिंपल एपी लगा दीजिएगा, यहाँ तो डायरेक्टली लिखा गया है। हार्मोनिक मीन एचपी का बात करेंगे, यदि ए बी सी के आपके एचपी में है तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी क्या होंगे आपके एपी में होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी एपी के फंडा होते हैं उसको क्या करना है, आपको अप्लाई कर देना है। यह हार्मोनिक यानी एचपी के लिए क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। जितने भी एपी कीजिए आप क्या कीजिए, इस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी को क्या मान लीजिए एपी मान लीजिए। यदि ए बी सी आपके एचपी में है तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी को क्या कीजिए, इनके रेसिप्रोकल को एपी मान लीजिए और इसके बाद एपी का सारा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, जीपी का काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके जीपी यहाँ पे समाप्त हुए। ठीक है, चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे पढ़िएगा। लिखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है कि अर्थमेटिक मीन होता है क्या, आपका 1 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस अप टू एन तक। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, A1 A2 एन, उस पर पड़ गया है 1 अपॉन एन। हार्मोनिक मीन क्या होता है, 1 अपॉन एन होता है और ये क्या होता है आपका 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 अप टू 1 अपॉन एन तक। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे सामने आता है, इस फॉर्मूला का हम आपको बार बार यूज भी किया, मैं आपको क्वेश्चन बताते दौरान कि एम जो होता है वो क्या होता है, एम जो होता है अर्थमेटिक मीन वो क्या होता है, हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू होता है जीएम के, और वो क्या होता है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू किसके होता है, एचएम के। यानी सबसे बड़ा एम होता है अर्थमेटिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके सारे यहाँ पे आपके अभी किसके, ये आपके प्रोग्रेशन के चैप्टर्स यहाँ पे खत्म हुए। प्रोग्रेशन के रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है जिसको कि आपको याद रखना है, हमने आपको पहले से भी बता के रखा है कि अगर आपको सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का निकालने के लिए कहा जाए यानी 1 + 2 + 3 अप टू एन तक, तो उसका फॉर्मूला आता है 1 अपॉन 2 n इंटू n प्लस वन। अगर आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर निकालने के लिए है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/6 इंटू n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन। सम ऑफ अगर आपको क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर निकालने के लिए कहा जाए तो आप कीजिएगा 1/2 इंटू n इंटू n प्लस वन का होल स्क्वायर। यानी सिंपल आप इसका क्या कीजिएगा, स्क्वायरिंग कर दीजिएगा। ठीक है, यदि आपको कोई सीक्वेंस इस प्रकार से दिया जाए 1 + 3 + 5 अप टू क्या है 2n - 1 टर्म्स तक, तो ये क्या है आपके सम ऑफ n और नंबर्स के सम हो गए, तो इनका वैल्यू होता है आपका n स्क्वायर के। ठीक है, क्या होता है आपका n स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया आपके, यहाँ पे आपके प्रोग्रेशन अब खत्म हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब हम लॉगरिदमिक एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज के बारे में। एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या कर रहा है कि आपको e⁻x है तो उसका एक्सपोनेंशियल कैसे होता है 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल अप टू आगे तक जाता है। अगर यहाँ पे x यहाँ पे माइनस पुट कर दे तो यहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस पुट कीजिए। तो देखिएगा आप यहाँ पे कि 1 -
एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। यानी कहने का मतलब है कि अल्टरनेट पे प्लस माइनस अप टू जाते रहेगा। आपको क्या करना है, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस 6 अपॉन 2 करना है। तो इसको और इसको जोड़ दीजिएगा, जो वैल्यू आएगा आपका यह यहाँ पे मिल जाएगा। उस प्रकार इसको घटा दीजिएगा, आपको यह वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपको सिंपल ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर माइनस दोनों का एक्सपेंशन आपको याद रखना है, और याद करने के बाद दोनों को जोड़ घटाव करना है, आपका वैल्यू आता रहेगा। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ए टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, तो आपको क्या करना है 1 प्लस एक्स इंटू लॉग ए प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स इंटू लॉग ई बेस पे ए का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहाँ पे ई टू द पावर एक्स है, यहाँ पे क्या है आपका ई टू द पावर एक्स है, उसी प्रकार से आपको क्या है ई की जगह पे क्या है ए है, क्या है ए टू द पावर एक्स है। ठीक है, ए टू द पावर एक्स है। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ए की जगह पे यहाँ पे ए की जगह पर ई दिया रहता, तो आप क्या करते हैं यहाँ ई डालते हैं, यहाँ ई डालते हैं, सब जगह ई डालते हैं। तो ये लॉग ई बेस पे ई क्या होता है 1 होता है, ये क्या होता है आपका 1 हो जाता है, ये सब आपका हट जाता है, ये एक्स स्क्वायर हो जाता है, ये एक्स क्यूब हो जाता है। तो आप देखते हैं कि पहले की तरह एक्स क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स बाई 1 फैक्टोरियल आपका पहले की तरह चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे आपका सिंपल एक ए टू द पावर एक्स लिखा गया है, तो आपका लॉग ए एक क्या हो रहा है, इसमें एडिशन हो जा रहा है। ठीक है, दूसरा कुछ नहीं है। लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपोनेंशियल आपका एक्सपेंशन क्या होता है, तो ये आपका होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 आपको आगे तक जाता रहता है। अल्टरनेट पे प्लस माइनस जाते रहता है। ठीक है, आप एक्स की जगह पे माइनस 6 पुट कर दीजिए, और यहाँ पे क्या कीजिए माइनस 6 पुट कर दीजिए, आपका लॉग 1 माइनस 6 का फॉर्मूला निकल के सामने आ जाएगा। तो आप एक याद रखिए, और दूसरा क्या कीजिए माइनस पुट करके फॉर्मूला को याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आपका परमुटेशन एंड कम्बिनेशन आपका है, और क्या है आपका, चलिए यहाँ पे इसी परमुटेशन कम्बिनेशन बच रहा है। और नेक्स्ट क्या बच रहा है आपका, यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं, थोड़ी देर रुक जाइए। रिलेशन फंक्शन आपका क्या है, दूसरा क्या है सेट है। तो सबसे पहले हम सेट थ्योरी को पढ़ेंगे, और लास्ट में परमुटेशन कॉम्बिनेशन को देखेंगे। तो सेट थ्योरी देखिएगा, सेट थ्योरी कहता है हमें कि सेट क्या होता है, आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए बिलोंग्स टू, अगर कैपिटल ए लिखा रहा है, तो कहने का मतलब है कि स्मॉल ए जो है क्या है आपका एक एलिमेंट है कैपिटल ए का, यानी मीन्स ए बिलोंग्स टू ए। स्मॉल ए इस प्रकार से लिखा रहा था, यानी ए नॉट बिलोंग्स टू या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, इक्वल सेट क्या होते हैं, दो सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एक्जैक्टली द सेम एलिमेंट। यानी दो सेट्स आपके ए एंड बी तभी इक्वल होंगे जब उन दोनों के एलिमेंट्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स कैसे कहते हैं, टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ नंबर ऑफ सेट्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ सेट्स इन बी। यानी इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट बी इक्वल। ठीक है, यानी दो सेट्स को इक्विवेलेंट तभी कहेंगे जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के। ठीक है, तभी क्या कहेंगे हम उन दोनों सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स के नाम से जानेंगे। यहाँ पे एक और लिखा गया है कि इक्वल सेट्स ऑलवेज इक्विवेलेंट, यानी इक्वल सेट्स जो होते हैं वो ऑलवेज इक्विवेलेंट होते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि इक्वल सेट्स ऑलवेज इक्विवेलेंट इसके लिए होते हैं क्योंकि अगर आपके इक्वल सेट्स हमें बताता है कि उनके सारे एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। तो सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो इनमें अगर 5 एलिमेंट होगा तो इनमें भी 5 एलिमेंट होगा, तभी तो उनके सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे। जब सारे एलिमेंट्स इक्वल हो गए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी दोनों के इक्वल हो गए। तो यहाँ से हम समझते हैं कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। लेकिन अगर किसी भी सेट्स के नंबर ऑफ क्या है, कोई भी सेट्स अगर आपका इक्विवेलेंट सेट है तो हम कह नहीं सकते कि वो इक्वल है, क्योंकि हो सकता है कि इनमें 5 एलिमेंट और इसके 5 एलिमेंट, दोनों में 5 एलिमेंट हो, लेकिन दोनों के 5 एलिमेंट क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, इसका मतलब से इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, लेकिन क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट बी इक्वल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है सबसेट। सबसेट क्या होता है कि हम सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल, इतना कथा नहीं पढ़ेंगे हम, सिंपली यहाँ बताते हैं। सबसेट को क्या लिखते हैं हम, ए इस तरह से क्या लिखते हैं, सबसेट लिखते हैं, यानी इसका मतलब हुआ कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, सुपर सेट क्या होता है, सुपर सेट कहता है कि आपका इफ ए सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए रिप्रेजेंट्स बी, इस प्रकार से, यानी क्या है आपका बी सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, ऐसा हुआ। ठीक है, प्रॉपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सेट कहता है कि अगर आपका ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ए आपका सबसेट ऑफ बी रहे, लेकिन आपका ए नॉट इक्वल टू बी रहे, यानी आपका कहने का मतलब है कि ए जो है आपका बी के बराबर नहीं रहेगा, तो हम कहेंगे उसका प्रॉपर सेट है। इसका प्रॉपर सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे इक्वल टू का साइन, ये जो साइन होता है इक्वल टू का, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तभी कहेंगे इसका हम प्रॉपर सेट होता है। यानी सारे सेट में से आपका हम क्या करें, इक्वल सेट वाला हटा देंगे तो हमारा प्रॉपर सेट मिल जाएगा। नेक्स्ट है इंटरवल ऑफ सेट। क्लोज इंटरवल को कैसे लिखते हैं, दोनों पकड़ के क्लोज इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल जिसका ओपन करना है तो ये आपका दोनों का जो मुंह होता है बाहर की तरफ खुल जाता है। राइट ओपन इंटरवल, यानी राइट में आपका ओपन होगा, यानी ये आपका राइट है, इधर क्या हो गया ओपन हो गया, और इधर क्या हो गया आपका क्लोज हो गया। लेफ्ट ओपन इंटरवल, यानी लेफ्ट में आपका ओपन होगा और राइट में क्या होगा आपका क्लोज होगा। ठीक है, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन डिनोटेड बाई पी ए एन ए इक्वल टू के। यानी आपका पावर सेट जो होता है वो क्या होता है आपका एन ऑफ पी ए इक्वल टू क्या होता है 2 टू द पावर के। ठीक है, यानी किसी पी ए सेट में आपका जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, अगर क्या करें, अगर एन ए इक्वल टू के, यानी उस किसी सेट में अगर 5 एलिमेंट है, ठीक है, तो एन ऑफ, अगर ए सेट में 5 एलिमेंट है तो एन ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। अगर इसका आपको पावर सेट निकालने क्या आ जाए तो क्या कीजिएगा 2 पे पावर 5 कर दीजिएगा, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, पावर सेट सबसेट्स हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, पावर सेट इसके हो जाएंगे। यानी जो भी आपके एलिमेंट है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसका क्या कीजिएगा 2 पे पावर चढ़ा दीजिएगा, वो आपका क्या हो जाएगा पावर सेट हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ऑपरेशन सेट्स क्या होता है, ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी में आपको क्या करना पड़ता है, दोनों सेट्स के आपको पकड़ के लिख देना पड़ता है। जैसे ए में क्या आपका 1 2 3 है और बी में क्या आपका है बी में 4 5 6 है। तो ए यूनियन बी अगर आपको कहे तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपसे ए यूनियन बी आपको कहे तो क्या कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 सभी को पकड़ के लिख दीजिएगा, ठीक है, ए यूनियन बी हो गया। उसी प्रकार से अगर आपको इंटरसेक्शन का है, यानी आपको ए इंटरसेक्शन बी का है, यानी ऐसा वाला साइन, तो आप क्या कीजिएगा, आप ए और बी में से जो कॉमन पार्ट होंगे उनको लिखिएगा। यानी ए का वैल्यू अगर आपका 1 2 3 4 दिया गया है और बी में क्या दिया जाए आपका 3 4 5 6, तो आपको अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या कीजिएगा, जो कॉमन पार्ट होंगे यानी 3 और 4 ये क्या हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन हो जाएगा, यानी जो कॉमन पार्ट होगा आपको वह लिख देना रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट है आपका डिसजॉइंट ऑफ सेट। क्या है डिसजॉइंट ऑफ सेट, डिसजॉइंट ऑफ सेट में कहा जाता है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए टू सेट्स ए एंड बी तभी डिसजॉइंट होंगे जब हम उनका दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, यानी दोनों में जो कॉमन पार्ट होंगे वो क्या होंगे 0 के बराबर होंगे, यानी 5 के बराबर होंगे, यानी उनमें कोई इंटरसेक्शन पार्ट होगा नहीं, यानी उनमें दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा, तो हम कहेंगे क्या है, ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। डिफरेंस सेट क्या होता है, अगर हम ए में से बी को डिफरेंस करें तो इसका मतलब हुआ कि ए वाले एलिमेंट और बी वाले एलिमेंट में से क्या करें, ए में और बी में जो भी कॉमन रहेगा उसको हम हटा देंगे और जो ए में बच जाएगा उसको लिख देंगे। यानी यदि आपका ए का वैल्यू 1 2 3 4 दिया गया हो और बी का वैल्यू क्या हो आपका, बी का वैल्यू आपका मान लेते हैं 3 4 5 6 दिया गया हो, तो अगर आपको ए माइनस बी करे तो आपको क्या करना है, ए माइनस बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ए माइनस बी का वैल्यू होगा आपका ए में से बी को घटाएंगे, यानी जो कॉमन पार्ट होगा वो हट जाएगा, 3 4 हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, और ए में जो बचेगा वो लिखा जाएगा, तो ए में बचेगा आपका 1 2, तो 1 2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, तो यू इज यूनिवर्सल सेट, एक यू क्या है आपका यूनिवर्सल सेट है, देन कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय ए डैश और यू माइनस, यानी आपको क्या है यू एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, जिसमें कि आपको बहुत सारा नंबर दिया गया है, भतेरे बहुत सारा नंबर दे दिया गया है और आपको एक कोई एक सेट दिया जाए तो आपको क्या है इसका कंप्लीमेंट निकालिए, तो आप कीजिए इस यूनिवर्सल सेट में से ए में जितने एलिमेंट प्रेजेंट है उसको घटा दीजिए और जो बच जाएगा यू में वो क्या हो जाएगा आपका कंप्लीमेंट ऑफ सेट हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए सिंपल सा यहाँ पे अगर ए के जगह पे क्या करें, अगर हम बी के जगह पे ए का डाल दें, कोई सेट को डाल दे और ए के जगह पे हम यूनिवर्सल को डाल दें, यूनिवर्सल सेट को, तो यही हमारा क्या होगा कंप्लीमेंट ऑफ सेट दे देगा, दूसरा कुछ नहीं, ये डिफरेंस ऑफ सेट्स का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है हम कह सकते हैं। लॉ ऑफ यूनियन, यूनियन का लॉ क्या होता है, यूनियन का लॉ क्या होता है, तो देखते हैं यूनियन का लॉ क्या होता है। तो यूनियन का लॉ देखने के लिए हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी क्या होता है आपका, बी यूनियन ए के बराबर होता है, यानी कम्युनिकेटिव लॉ को फॉलो करता है। ए यूनियन बी क्या होता है, इक्वल होता है आपके, सॉरी ए यूनियन बी यूनियन सी होता है आपके, ए यूनियन बी सॉरी ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर होता है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। ए यूनियन बी जो होता है आपका वो यूनियन सी इक्वल होता है आपके ए यूनियन बी यूनियन सी के, यानी एसोसिएटिव लॉ के बराबर होता है, ठीक है, यानी कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू प्लस में सी, ठीक है, प्लस के जगह पर आप यूनियन डाल दीजिएगा, वैल्यू आपका इक्वल हो जाएगा। ए यूनियन ए जो होता है वो क्या होता है इसके ए के बराबर होता है। स्वाभाविक बात है कि दो बार ए एलिमेंट है, यानी ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं दोनों एलिमेंट को एक साथ लिख देते हैं, तो ए और ए में अगर एक साथ लिखेंगे तो ए स्क्वायर थोड़ी बन जाएगा, वो तो तभी भी ए ही रहेगा ना, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं आइडेम्पोटेट लॉ कहते हैं, क्या कहते हैं ये आप लॉ को याद रखिएगा इस नाम से, इसमें क्या कहते हैं आइडेम्पोटेट लॉ के नाम से जानते हैं। अगर ए यूनियन फाई रहे और फाई यूनियन ए रहे तो उसका वैल्यू क्या होगा, तभी ए के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ए और फाई में क्या करें, फाई में कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा लेकिन ए में जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा और दोनों का क्या करें हम यूनियन निकालें, तो दोनों का यूनियन निकालेंगे तो फाई में तो कुछ रहेगा नहीं, लेकिन ए में जितना रहेगा वही लिखा जाएगा, तो वही लिखा जाएगा, तो आपका सेट क्या हो जाएगा आपका ए के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं आइडेंटिटी लॉ के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे फाई क्या आता है आपका आइडेंटिटी ऑफ यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट और यू यूनिवर्सल यूनियन ए, ठीक है, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, ठीक है, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट और क्या है तो यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, दोनों का वैल्यू क्या होगा यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है कि ये जो होगा वो यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट होगा, यानी ये जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा, कह सकते हैं कि इसमें कुछ एलिमेंट प्रेजेंट होगा, यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तो उन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो सारे एलिमेंट को एक साथ लिख देंगे, तो सारे एलिमेंट किसके बराबर हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के ही बराबर हो जाएगा। ये सिंपल आपका यह लॉजिक है। लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का लॉ क्या है आपका, सेम उसी लॉ पे जैसा कि आपका यूनियन का लॉ उसी प्रकार से यूनिवर्सल आपका इंटरसेक्शन का भी लॉ है, तो इसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कहता है कि फर्स्ट आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ये बराबर होता है आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के, तो ये दोनों लॉ आपके इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको सिंपल याद रखना है। दूसरा इसके रिगार्डिंग दूसरा कोई आप रीजन नहीं है, कह सकते हैं कि दूसरा कोई कंडीशन नहीं बचता है आपको बिना याद करने का, ठीक है। और दूसरा हम आपको बता दें कि अगर आप याद रखते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो आप एग्जाम्पल लेके भी इसे समझ सकते हैं, ठीक है। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, डिमॉर्गन्स लॉ हमें कहता है कि ए यूनियन बी का डैश जो होता है वो बराबर होता है आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी के डैश के, ये बहुत बार यूज होता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका ए इंटरसेक्शन बी डैश जो होता है वो बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश के,
ठीक है, फ्रॉम वेन डायग्राम से देखें तो n टाइम्स ऑफ a माइनस बी प्लस n टाइम्स ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू n ऑफ a के बराबर होता है। ठीक है, यानी n में से n टाइम्स ऑफ a माइनस बी, यानी a माइनस सेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वो, और आपके n टाइम्स ऑफ a इंटरसेक्शन b में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है वो, अगर दोनों का अगर सम करें तो क्या होगा, हमारे नंबर a के बराबर होगा, यानी na के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, na के बराबर हो जाएगा। अब देखिए कैसे, सिंपल सा बात है, यदि हमारा a में अगर 1 2 3 4, देखिए हम एक बताएंगे और सारा आपको खुद से समझना है। ठीक है, a में अगर 1 2 3 4 दिया रहा है और b में आपको क्या दिया रहा है 3 4 5 6 ऐसा दिया रहा है। ठीक है, हम a माइनस बी निकाले, a माइनस अगर हम b निकाले तो क्या हो गया, देखिएगा 3 4 से 3 4 कट जाएगा और क्या हो जाएगा 1,2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम a इंटरसेक्शन b निकालें तो क्या होगा, 3 4 कॉमन है तो क्या हो जाएगा 3 4 के बराबर हो जाएगा। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो हमारे पास कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4, और ये किसके बराबर है, आपका a के बराबर है, तो वही यहाँ पे लिखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे n लगाया जा रहा है, n हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये आपका हो गया, दूसरा तीसरा इसी तरह आप प्रूफ कर लीजिएगा, देखिएगा आपको सेम मिलेगा। आपको बता दें कि कोई ए बी सी क्या है, अगर आपके कोई सेट्स हैं तो ए यूनियन बी यूनियन सी को कैसे लिख सकते हैं आप, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी प्लस एन टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस टाइम्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन टाइम्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। आपको ये याद रखना है, दूसरा आपके पास कोई चारा नहीं बचता है, ये आपको याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछेगा फार्मूला पुटिंग वाला। ठीक है, आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब बचा है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन बचा है। रिलेशन फंक्शन में क्या कहता है कि ए बी कॉमा इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर क्या होंगे, कब इक्वल होंगे, जब ए कॉमा बी इक्वल होगा अगर सी कॉमा डी के, तो इसका मतलब होगा कि ए किसके बराबर है, सी के बराबर है, और बी किसके बराबर है, आपका डी के बराबर है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑर्डर ए कॉमा बी सच दैट ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी। देखिए अगर दो आपके जो सेट्स होंगे उनका अगर प्रोडक्ट करने के लिए कहा जाता है, क्या कीजिएगा, सिंपली उनके जितने सारे एलिमेंट हैं उनको एक साथ लिख दीजिएगा कॉमा लगा के, वो क्या हो जाएंगे, आपके सेट हो जाएंगे। जिससे आपको सिंगल सिंगल आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आपको इसका बाद में आपको बताएंगे, इसका प्रयोग यहाँ पे एक्चुअल में ठीक से नहीं दिया गया है, तो बाद में आकर जब आपका प्रोडक्ट उस समय हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिर से एक बार आपको बताते हैं कि दो आपके इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर की इक्वलिटी कब होंगे, यानी ए कॉमा बी अगर सी कॉमा डी के बराबर है तो इसका मतलब है कि ए सी के बराबर है और बी डी के बराबर है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, अगर ए क्रॉस बी आपके सभी ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी को रखते हैं आपस में, जहाँ की स्मॉल ए जो बिलोंग करता है कैपिटल ए से, स्मॉल बी जो बिलोंग करता है कैपिटल बी से, तो आप ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं, ए कॉमा बी लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए से बिलोंग करता है, स्मॉल बी जो है वो कैपिटल बी से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग करना, हमने आपको बताया है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, ए और बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए बी क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, जो ए रिलेशन आपका आर देगा, ठीक है, ए से बी में, वो क्या होगा आपका, ये सबसेट होगा आपका ए क्रॉस बी का। ठीक है, सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। सिंपल समझिए कि रिलेशन आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर आर आपका रिलेशन है ए से बी में, तो आप इसको लिख सकते हैं आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आप इसको लिख सकते हैं। यानी यदि अगर आर एक रिलेशन है ए टू बी में, तो आप आर को लिख सकते हैं आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, चलिए सबसेट ऑफ बी को, यानी ए अगर रिलेटेड है बी से तो आप इसको ए आर बी लिख सकते हैं, और यदि ए रिलेटेड बी से नहीं है तो आप इसको आर में इस तरह से क्रॉस करके लिख सकते हैं, वही आपको इस दोनों पॉइंट में बताया गया है। नेक्स्ट देखिएगा वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन, जैसे कि पहला रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है हमें कि यदि हमें कोई सेट आपके पास ए का रिलेशन आपके पास ए कॉमा ए अगर बिलोंग करता है किसी आर से, ठीक है, तो हमारा जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि ए इज द रिलेशन ऑफ ए, यानी ए का रिलेशन ए से होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हमारा रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी टू का रिलेशन टू से हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि अगर किसी सेट में अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर के, ठीक है, यानी किसी भी सेट में अगर ए कॉमा बी आपका आर से बिलोंग कर रहा है, तो ठीक है, तो हमारा बी कॉमा आर भी उस सेट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। मान लेते हैं कोई सेट ऐसा बड़ा है, ठीक है, जिसमें कि आपका 2,3 दिया रहा है, आपका 4,5 दिया जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 3,2 दिया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये सेट कैसा है, हमारा सिमेट्रिक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस सेट में ए आर अगर बी से अगर ए आर बी प्रेजेंट है तो बी आर ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2,3 प्रेजेंट है तो 3,2 भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हमारा कैसा है, ये सेट सिमेट्रिक है। कैसा सेट है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में कहता है कि यदि ए और कॉमा बी अगर क्या हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, ए कॉमा बी प्रेजेंट है, या फिर आप कह सकते हैं कि यदि हमारा ए का रिलेशन बी से है, ए रिलेशन बी अगर हमारा प्रेजेंट है और साथ ही साथ आपको क्या है, कॉमा बी का रिलेशन प्रेजेंट है सी से, तो एक ऐसा रिलेशन बनेगा
जो कि क्या होगा, उसमें आपका ए रिलेशन होगा किसके, सी से, तो हम कहेंगे कि हमारा सेट कैसा है, आपका ट्रांजिटिव सेट होगा। अब देखिएगा कैसे, ठीक है, देखिएगा कैसे। रिफ्लेक्सिव सेट कब होगा, जब आपका ए रिलेशन ए से होगा तो रिफ्लेक्टिव सेट होगा आपका। जब सिमेट्रिक सेट कब होगा, जब आपका ए रिलेशन बी से होगा और बी रिलेशन ए से होगा तो कहेंगे सिमेट्रिक सेट होगा। ट्रांजिटिव सेट कब होगा, जब आपका ए रिलेशन बी से होगा और बी रिलेशन सी से होगा तो आपका ए रिलेशन सी से भी होना चाहिए। जैसे ए है, किसी सेट है कोई, यहाँ पे 2,3 है, फिर क्या आपका 5,4 है, और दूसरा क्या आपका 3,5 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट होगा, यानी ऐसा एक इसमें आपका एलिमेंट प्रेजेंट होगा जिसमें कि आपको ए कॉमा सी से यानी 2,5 से भी रिलेशन होगा। देख सकते हैं ए कॉमा बी, ठीक है, यहाँ पे ए क्या है आपका 2 है और बी क्या है आपका 3 है और आपका सी क्या है आपका 5 है। तो देख सकते हैं ए रिलेशन बी है यानी 2,3 है, ठीक है, 2 रिलेशन 3 से है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका 3 का रिलेशन 5 से है तो 2 का रिलेशन भी 5 से प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा सेट कैसा है, ये रिलेशन कैसा है हमारा, तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है आपका, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो ये इससे भी डायरेक्टली रिलेशन से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ऐसे आपको सेट दे देगा, बताएगा, पूछेगा कि बताइए ये कौन सा रिलेशन है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बनाइएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब आपका कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रहेगा तो हम कहेंगे वो रिलेशन कैसा है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। फंक्शन, अब सेट खत्म, रिलेशन खत्म हो चुका है, फंक्शन हम पढ़ेंगे। फंक्शन में क्या कह रहा है कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट देन ए रिलेशन एफ from A to B is called a function if every element of A has a unique image in B and we write f A of B। यानी कहने का मतलब कि अगर हम किसी भी रिलेशन को फंक्शन तभी कहेंगे जब आपके A के सारे एलिमेंट का जो इमेज होगा वो हमें B में दिखना चाहिए। यानी कहने का मतलब A के सारे एलिमेंट का रिलेशन B के किसी न किसी एलिमेंट से जब तक नहीं रहेगा तब तक हम उसको फंक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। और फंक्शंस को हम f ऑफ A से B ऐसा हम लिखते हैं, ठीक है। चलिए, फंक्शंस के रिगार्डिंग तो हमने आपको अलग से चैप्टर नहीं पढ़ाया था जिसमें आपको सारे अच्छे से कंसेप्ट हमने आपको वहाँ पे सिखाए थे। रियल फंक्शन क्या होता है, अगर आपका ए से बी क्या है आपका कोई फंक्शन है, ठीक है, तो वो आपका रियल वैल्यू फंक्शन होगा कब, जब आपका ए और बी दोनों क्या होगा आपका सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा, यानी ए और बी क्या होंगे, सारे रियल नंबर ही होंगे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मैपिंग, मैपिंग कैसा होता है, ऑन टू मैपिंग और 1-1 मैपिंग। ऑन टू मैपिंग में कहा जाता है कि आपका इसमें एफ ए से बी इज सच दैट ईच एलिमेंट इन बी इज द एफ इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए। ऑन टू मैपिंग तभी कहा जाएगा जब आपका प्रत्येक एलिमेंट ए का क्या होगा, प्रत्येक एलिमेंट ए का आपके बी के, ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका ऑन टू मैपिंग तभी कहला जाएगा जब आपके प्रत्येक एलिमेंट ए का आपके बी के किसी भी कम से कम एक एलिमेंट से भी आपका रिलेशन होना चाहिए। एक से ज़्यादा रहेगा तब चलेगा, एक से ज़्यादा रहेगा, देखिएगा एक से ज़्यादा है इसमें लेकिन चलेगा तब, लेकिन रहना कम से कम एक से चाहिए ही। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 एलिमेंट प्रेजेंट है और तीनों का रिलेशन आपके ए के सभी एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से जरूर है, तो हम कहेंगे ये हमारा कैसा है आपका ऑन टू है, ठीक है। 1-1 फंक्शन कैसा होता है, आपका कहने का मतलब कि ए के किसी भी जो एलिमेंट प्रेजेंट है ए में, जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उन एलिमेंट्स के सिंगल एलिमेंट का रिलेशन बी के सिंगल एलिमेंट से होना चाहिए। यानी फंक्शन एफ इज सेड टू बी 1-1 इफ़ इट डज नॉट टेक द सेम वैल्यू एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इन इट्स डोमेन। तो ये बहुत टफ लिख दिया है, आपको सिंपल समझाए तो 1-1 फंक्शन हम तभी कहेंगे जब आपका ए के सिंगल एलिमेंट का रिलेशन एक बी के सिंगल एलिमेंट से ही होना चाहिए। यानी अगर ए का रिलेशन अगर इससे भी है, इस ए का रिलेशन अगर 1 से भी है और इससे 2 से भी है तो हम इसको 1-1 नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ए के एक ही एलिमेंट का रिलेशन 2 से है तो ये हमारा 1-1 फंक्शन नहीं हुआ, ठीक है। चलिए, अब क्या हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा कि 1-1 और ऑन टू फंक्शन, यानी ऐसा फंक्शन जो आपका 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो तो हम क्या कहेंगे, वो आपका बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है। इंटू मैपिंग, इंटू मैपिंग क्या होता है आपका कि फंक्शन ऐसा नहीं है आपका ऑन टू में क्या था, ऑन टू में था कि आपका ए का प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन बी के प्रत्येक एलिमेंट से होना चाहिए। एक से ज़्यादा से होगा तब भी चलेगा लेकिन सभी से होना जरूरी है तभी 1-2 होगा। लेकिन इंटू में क्या होता है, ऐसा नहीं है, अगर एक एलिमेंट को छूट भी गया है तो उससे कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। मेनी वन मैपिंग क्या होता है, मेनी वन मैपिंग में क्या होता है आपका कि इसमें क्या होता है कि एक्स के यानी ए के और ये इसको बी है, ए के किसी भी एलिमेंट का रिलेशन बी के किसी 2 एलिमेंट से भी हो सकता है। यानी जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ जो एक्स है इस x का रिलेशन y से है, इस x2 का रिलेशन भी y से है, इस x3 का रिलेशन भी y से है। यानी देख सकते हैं कि एक ही एलिमेंट का रिलेशन आपके b के ए के कितने सारे एलिमेंट का रिलेशन b के सिर्फ एक ही एलिमेंट से है तो हम कहेंगे वहाँ पे क्या हमारा आपका मेनी मैपिंग है, ठीक है। मेनी वन मैपिंग होता है। 1-1 मैपिंग में क्या होता है, एक का रिलेशन सिर्फ एक ही से होना चाहिए, ठीक है। मेनी वन और ऑन टू मैपिंग क्या होता है, यानी एक का रिलेशन किसी भी एक से होना चाहिए और ऑन टू कहने का मतलब है आपका बी में सारे एलिमेंट का रिलेशन प्रेजेंट होना चाहिए। यानी बी में आपका सारे रिलेशन आपके ए से जरूर होना चाहिए तभी आपका ऑन टू होगा। हमने आपको कहा है कि जब तक आपके बी में एक भी एलिमेंट खाली रहेगा तो आपका ऑन टू नहीं कहलाएगा। सो मेनी वन के लिए तो आपका क्या होगा कि ए के
एक ही एलिमेंट का रिलेशन बहुत सारे बी के एलिमेंट से हो सकता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि ए के 3 एलिमेंट का रिलेशन बी के एक ही एलिमेंट से है, तभी हमारा क्या है आपका मेनी वन मैपिंग है। तो ये तो मेनी वन को बताया। ऑन टू मैपिंग हमें बताता है कि बी के प्रत्येक एलिमेंट का जो इमेज होगा वो आपको ए से होना चाहिए, यानी कहना मतलब बी के प्रत्येक एलिमेंट जो होंगे आपका ए के साथ रिलेशन बनाए हुए रहना चाहिए। जैसे y1 और y2 बी में 2 एलिमेंट है, इन दोनों एलिमेंट का देख सकते हैं कि रिलेशन आपके ए से है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये कैसा हमारा है, मेनी वन ऑन टू मैपिंग है, ठीक है। चलिए ये आपका कंप्लीट चुका है। तो ये आपका क्या बताया हमने, सेट रिलेशन हमने बता दिया आपको, और आपके रिलेशन फंक्शंस पे हमने समझा दिया आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने आपको बता दिया। 3 चैप्टर यहाँ पे हो गया आपका। चौथा क्या आपका, चौथा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पाँचवा क्या आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन, छठा क्या आपका प्रोग्रेशन, सातवां क्या आपका लॉगरिदमिक एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज, और आठवां क्या आपका बचता है आपका, ये बचता है आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो हम कोशिश करेंगे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाए, क्योंकि यहाँ पे इस लेक्चर शायद बहुत बड़ा हो गया होगा और अब हम भी थोड़ा सा थक चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इस लेक्चर्स को यहीं पर रखेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को खत्म करेंगे और आपके और भी जो बचे चैप्टर्स उनको भी हम यहाँ पे खत्म करेंगे। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप इन सभी वीडियोस को, इन सभी फॉर्मूले को जरूर रिवाइज कीजिएगा, ताकि आपको क्या होगा, कंसेप्ट आपके अच्छे से रिवाइज हो पाए। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, वहाँ पे आप अगर नहीं डाउनलोड करते तो सिंपली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे ही पीडीएफ की लिंक हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। डायरेक्टली ये आपके पीडीएफ की लिंक सिंगल पीडीएफ है, तो आपको डायरेक्टली हम पीडीएफ ही प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक